विषय आज के लिए हम लोगों ने निर्धारित किया था जी। बिना किसी ठीक नहीं रह पाती। तो पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो यह कि तुलनात्मक साहित्य एक अवधारणा के रूप में मूलतः 19वीं शताब्दी की और पश्चिम की संकल्पना है। एक बात ये बहुत स्पष्ट रखें, ये एक पश्चिमी संकल्पना है और पश्चिमी जब मैं कह रहा हूं तो 19वीं शताब्दी में यूएसए की स्थिति, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति नियामक और निर्धारक की नहीं थी। पश्चिमी जब मैं कह रहा हूं तो उसका सीधा अर्थ यूरोप है और वह भी 19वीं शताब्दी के मध्य के आसपास से कंपैरेटिव लिटरेचर की चर्चा शुरू होती है, चाहे गोएथे हों या उसके बाद के जो चिंतक विचारक हैं, साहित्य के इतिहासकार हैं, वेबर हैं, यम विंटरनित्ज हैं, ये सारे लोग तुलनात्मक साहित्य की संकल्पना को अपने लेखन में आकार देते हैं। जब ये पश्चिम की अवधारणा है तो जो बात हमको पहली समझनी चाहिए वह यह कि 19वीं शताब्दी में यूरोप के प्रमुख देशों में, जिनमें फ्रांस है, ब्रिटेन है, स्पेन है, हॉलैंड है, ये जो प्रमुख देश हैं, इनमें अपने उपनिवेशों के विस्तार की एक जबरदस्त स्पर्धा है और पुनर्जागरण के बाद यूरोप में एक खास चीज जो विकसित होती है धीरे धीरे, वह राष्ट्र की अवधारणा, नेशन स्टेट की संकल्पना। तो राष्ट्र राज्य की अवधारणा के साथ यूरोप को जो एक इकाई के रूप में देखा जाता था, वह एक इकाई के रूप में विचार था, वह स्थिर नहीं रहा। इस कारण यूरोप के राज्यों में स्पर्धा और परस्पर एक दूसरे की काट, इसके लिए कई तरह के युद्ध, कई तरह की लड़ाइयां, कई तरह के विवाद, कई तरह के मतभेद यूरोप में विकसित हो रहे। तो जो लोग बौद्धिक लोग थे यूरोप के विभिन्न देशों के, फ्रांस के, जर्मनी के खासकर, उन लोगों ने उन कारणों को जिनकी वजह से यूरोप में बिखराव था, उस बिखराव को दूर करने के लिए एक साहित्य के माध्यम से एक ऐसी संकल्पना को प्रस्तुत किया जिसका नाम तुलनात्मक साहित्य है। भाषाएं अलग अलग थी यूरोप की, कहीं फ्रांसीसी थी, कहीं डच थी, कहीं पुर्तगीज थी, कहीं स्पेनिश थी, कहीं इंग्लिश थी। इन तमाम सारी भाषाओं से गर्भित जो यूरोप महाद्वीप है, उस यूरोपीय महाद्वीप के जो तमाम सारे ये देश थे, इनमें इनकी भाषाओं में अलग अलग साहित्य रचना हो रही। इनके बीच में एक गहरा संबंध स्थापित हो, उस गहरे संबंध को प्रमाणित करने के लिए इन लोगों ने यूरोपीय साहित्य में उनकी कुछ मूलभूत अवधारणाओं को, कुछ ऐसी थीम्स को जो समूचे यूरोप में साझी थी, उन सारी चीजों को आधार लेकर के या साहित्य के इतिहास को या साहित्य के इतिहास के विकास की जो समूची प्रक्रिया है उसको लेकर के उन लोगों ने यह एक विचार प्रस्तुत किया। गोएथे ने पहली बार इसको, गोएथे भी कुछ लोग कहते हैं उच्चारण में अलग, उच्चारण जर्मन उच्चारण गोएथे है। तो गोएथे ने विचार दिया कि एक ऐसा विश्व साहित्य आकार ले रहा है जिसमें, लेकिन एक जो अपनी सुपीरियरिटी की जो अवधारणा थी, श्रेष्ठता की अवधारणा थी या श्रेष्ठता का दंभ कह लीजिए, वह विद्यमान था। गोएथे ने उस वक्तव्य में अपने जो बहुत चर्चित है और जिसमें तुलनात्मक साहित्य के बीज तलाशे जाते हैं, उस वक्तव्य में कहा था कि एक खास तरह का विश्व साहित्य आकार ले रहा है जिसमें बहुत सारी साझी चीजें हैं, लेकिन इसमें हम जर्मन्स की जो भूमिका है वो अग्रणी होने वाली है।
हम ही को इसकी देखरेख करनी है, हम ही को इस विचार को आगे ले जाना है। इसी प्रकार से चेसल्स नाम के एक सज्जन थे जिन्होंने फ्रांसीसी साहित्य के बारे में कहा कि फ्रांसीसी साहित्य वस्तुतः यूरोपीय साहित्य का पर्याय है और सब जो है वो फ्रांसीसी साहित्य के बाद। तो एक जो वर्चस्व की लड़ाई थी राष्ट्र राज्य के उदय के बाद यूरोप में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उन परिस्थितियों में साहित्यिक बौद्धिक लोग जो थे उन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाने का विचार किया जिसमें एक उन साझी चीजों को रेखांकित किया जाए जिससे ये विभेद, ये टकराव यूरोपीय राष्ट्रों के बीच का और इस तरह से तमाम तरह की युद्धों आदि से जो बचाव है वो हो सके। वस्तुतः राष्ट्र राज्य के उदय के बाद ऐसे राष्ट्र राज्यों के बीच का जो संघर्ष था उसको शमित करने की दृष्टि से तुलनात्मक साहित्य का विचार यूरोप में उद्भूत हुआ था। और इसलिए जैसे जब आगे तुलनात्मक साहित्य की दिशा में जब आप आगे बढ़ते हैं तो वस्तुतः यूरोप की जो साहित्यिक आवश्यकताएं थी उन आवश्यकताओं के हिसाब से ही वस्तुतः यह विकसित हो रहा था। 19वीं शताब्दी पूरी तरह से यूरोप की शताब्दी थी तुलनात्मक साहित्य में। एच.एम. पॉस्नेट ने 1886 में पहली बार कंपैरेटिव लिटरेचर नाम से एक व्यवस्थित किताब लिखी जिसमें उन्होंने इस विचार को कंपैरेटिव लिटरेचर के एक अनुशासन के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में, ज्ञानानुशासन के रूप में, अध्ययन के एक विषय के रूप में और एक स्वतंत्र अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया। इसकी बात मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि यह पृष्ठभूमि अगर आपको पता नहीं रहेगी तो भारत में तुलनात्मक साहित्य के विकास या तुलनात्मक साहित्यिक अध्ययन के संदर्भ को समझने में चूक होती है, गलती होती है। तो यूरोप में जो राष्ट्र राज्यों के आपसी संघर्ष से विकसित परिस्थितियां थी, उत्पन्न परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में जो तुलनात्मक साहित्य खड़ा हुआ था वो धीरे धीरे यूरोप के बाहर अपने पांव पसारता है और 20वीं शताब्दी में जैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका की श्रेष्ठता या उसका महत्व खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद जब अमेरिका का वर्चस्व पश्चिमी ज्ञान की दुनिया में स्थापित होता है तो उसके बाद से अमेरिका ने लिया, यद्यपि यूरोप में भी तुलनात्मक साहित्य की बातें। तो पृष्ठभूमि के तौर पर ये बातें हैं और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही आप सब में से कई परिचित होंगे कि 1956 में पहली बार भारत में पश्चिम बंगाल आज का जो है उसमें कलकत्ता में एक जादवपुर विश्वविद्यालय है जहाँ तुलनात्मक साहित्य का पहला विभाग खुला, वहां उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू। बुद्धदेव बसु नाम के एक आचार्य थे जिन्होंने इसको नेतृत्व दिया था और वहां तुलनात्मक साहित्य के क्षेत्र में काफी काम हुआ। लेकिन दो बातें, इसका उल्लेख मैंने इसलिए किया कि दो बातें हमें भारत के संदर्भ में सोचनी है। एक तो यह कि जादवपुर स्कूल जो है तुलनात्मक साहित्य का वह मूलतः यूरोपीय और अमेरिकी, यूरो अमेरिकी तुलनात्मक साहित्यिक चेतना पर और उनके विचार पर निर्भर रहा। अंग्रेजी, बांग्ला और बहुत थोड़ा संस्कृत क्लासिक, इतने ही साहित्य को उन्होंने तुलनात्मक साहित्य की परिधि में रखा और उसी को ध्यान में रख करके तुलनात्मक साहित्य अध्ययन का लगभग आधी शताब्दी से अधिक, लगभग 7 दशक हो रहे हैं से वो विभाग चल रहा है। और उन लोगों ने जिस दृष्टि से काम करना शुरू किया था वह दृष्टि, उस दृष्टि से उनका किया हुआ काम बहुत महत्वपूर्ण है। कई बड़े महत्वपूर्ण आचार्य हुए हैं, तुलनात्मक साहित्य के साथ साथ तुलनात्मक भारतीय साहित्य की संकल्पना को भी आकार देने का प्रयास किया। तो तुलनात्मक साहित्य का विचार जिस भी पृष्ठभूमि में पैदा हुआ, इतिहास का मैं विस्तृत ब्यौरा आपके सामने नहीं इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि पुस्तकों में काफी कुछ उपलब्ध है और वहां से आप वो सारी सामग्री देख सकते हैं। इतनी सी जो बात मैंने की वो इसलिए की क्योंकि एक संदर्भ आपको स्पष्ट रहे कि भारत में तुलनात्मक साहित्य की जो स्थिति है वह आप चाहें तो कह सकते हैं कि अपनी समूची संरचना में, अपनी समूची व्यवस्था में यूरोपीय साहित्य के समानांतर है। भारत भी बहुभाषी देश है, अनेक भाषाएं हैं, कुछ अंचल विशेष की भाषाएं हैं और कुछ अखिल भारतीय भाषाएं हैं। जो अखिल भारतीय भाषाएं हैं
वह यूरोप की तरह लेकिन नहीं है, क्योंकि वह आंचलिक भाषाओं से, क्षेत्रीय भाषाओं से कंफ्रंटेशन में नहीं है। यूरोप में स्थिति भिन्न है। फ्रांसीसी इंग्लिश को बहुत खराब समझता है, फ्रांसीसी अपने को बहुत विकसित मानता है, जर्मन अपने को बहुत बौद्धिक मानता है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अपनी स्थिति के समतुल्य किसी दूसरे को स्वीकार नहीं करता। भारत में जो बहुभाषिकता है उसका प्रकार भिन्न है। भारत की जो भाषाएं हैं, जो अखिल भारतीय भाषाएं हैं, वह उन भाषाओं को पुष्ट करती हैं और उनसे बहुत कुछ संग्रहण करती हैं। इसलिए उनके बीच में एक गहरा रिश्ता है और अखिल भारतीय और स्थानिक के बीच में किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं। भाषा के इतिहास में कई बार आप लोग पढ़ते रहे होंगे कि कई इस तरह के दक्षिण में या पूर्व में, बंगाल में इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई कि अखिल भारतीय जो हमारे समय की भाषा है हिंदी, तो राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय भाषा थी। आजादी के बाद कुछ तरह से सवाल उठे और उनको लेकर के तमाम विवाद हैं, वो यहाँ का विषय नहीं है। अस्थान पर उसकी चर्चा है, हो जाएगी अगर की जाएगी, तो इसलिए मैं उस चर्चा को नहीं करूंगा। लेकिन ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि भारतीय भाषाओं के बीच में सामरस्य है, चाहे वो अखिल भारतीय हो और चाहे वे अंचल विशेष की भाषा। तो भारत में जब तुलनात्मक साहित्य की बात आप करने चलेंगे तो तुलनात्मक साहित्य की निर्मित में इस दृष्टि को ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, तुलनात्मक साहित्य के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में जो आपको ध्यान रखनी है वह यह है कि भारतीय जो साहित्य है, भारत की विभिन्न भाषाओं में जो रचा हुआ साहित्य है, उसको भारतीय साहित्य की तरह परिभाषित, लेकिन वह एक एक भाषा में खंडशः रचा हुआ साहित्य दिखते हुए भी मूलतः अपनी चेतना में अखिल भारतीय, जो मूल भाव, मूल विचार, मैं स्थानीय संस्कृति के तत्वों को उससे अलग कर रहा हूँ। स्थानीय संस्कृति की अपनी विशिष्टताएं होती हैं। आप सब परिचित हैं, संचार के साधन, जब यातायात के इतने साधन नहीं थे तो उस समय पूरे देश में आना जाना किसी के लिए भी बहुत कठिन था। तो ये बहुत संभव था कि कोई रचनाकार जो है उसका अनुभव संसार अखिल भारतीय न हो। तो इस नाते उसमें स्थानिक संस्कृतियों का राष्ट्रीय स्तर पर अनेक स्थानिक संस्कृतियों का समावेश हो, यह आवश्यक नहीं है। लेकिन इस देश की जो बुनियादी चेतना थी, उस बुनियादी चेतना को उन सारी आंचलिक भाषाओं की, क्षेत्रीय भाषाओं के जो लेखक थे, उन लेखकों ने आत्मसात किया था। इसलिए उनकी जो एक बनावट है उनके साहित्य की, उनके साहित्य की जो चेतना है वह वस्तुतः भारतीय है। और उसके मूल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह एक भारतीय जीवन दृष्टि का होना है, एक अखिल भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि का होना है और समूचे भारत में इस संस्कृति संबंधी एक दृष्टि और एक विश्व दृष्टि के साथ साथ जो एक तीसरी चीज थी वह साझी परंपराएं। रामायण और महाभारत हमारे दो ऐसे आकर ग्रंथ हैं जिनका भारत की किसी भी भाषा में, कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जिसमें लिखित साहित्य हो, साहित्य विकसित हुआ हो और आकर ग्रंथ की तरह उसके बड़े लेखकों ने, जो कालजयी लेखक हैं जिन्होंने अपने काल का अतिक्रमण किया है, उन लेखकों ने महाभारत और रामायण को आकर ग्रंथ की तरह उपयोग में किया। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि महाभारत और रामायण तक की बात सीमित नहीं है, उसके बाद कई और संदर्भ हो सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ केवल इस ज्ञानानुशासन को, तुलनात्मक साहित्य को समझना और परिभाषित करना चाहते हैं और अपने बोध का हिस्सा बनाना चाहते हैं, इसलिए वहीं तक सीमित रहेंगे। अन्यथा आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें, तो एक भारतीय साहित्य की अवधारणा के पीछे बहुभाषिकता के बावजूद जो महत्वपूर्ण चीज है, एक साझी जीवन दृष्टि है, एक साझी परंपराएं हैं और साझी संस्कृति। यह जो संस्कृति है यह कोई चट्टान की तरह स्थिर संस्कृति नहीं है, यह परिवर्तनशील और प्रवर्धनशील है। इसमें कुछ भी जोड़ा घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। पूरे देश ने जो माना, जो स्वीकार किया और
दूसरे अंचलों ने स्वीकार किया, तो शेष अंचल जो है उसको अपने हिसाब से, अपनी संस्कृति के हिसाब से, अपनी स्थानिक मान्यताओं धारणाओं के हिसाब से, अपने क्षेत्र के जन विश्वास के अनुसार उसको ढाल लिया करते हैं और उसका फिर अपने साहित्य में उपयोग करते हैं। तो इसलिए एक अखिल भारतीय साहित्य की जो संकल्पना बनती है, भारतीय साहित्य की संकल्पना बनती है, उसके ठोस आधार है, वो एक निराधार वस्तु नहीं है। यह बात हमको अपने ध्यान में अच्छी तरह से रखनी चाहिए। कई बार ये होता है कि देखिए और एक बात मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूँ कि ये ध्यान रखें कि यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और ये बहुत आसान है कि भारत का कोई एक क्षेत्र का एक भाषाभाषी व्यक्ति दूसरी भाषा बहुत सरलता से सीख सकता है। लिपि भेद से कहीं कहीं थोड़ी सी कठिनाई लिखने वाली भाषा में आती है, लेकिन जहाँ लिपि भेद नहीं है वहां तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन लिपि भेद के कारण आने वाली जो दिक्कतें हैं, लिपि सामान्य प्रौद्योगिकी भर है। आप में से नई पीढ़ी के जो लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि 15 साल 20 साल पहले लोगों के हाथ में स्मार्टफोन नहीं था। धीरे धीरे लोगों के हाथ में आया और बहुत सारी एक्टिविटीज आज हम कर लेते हैं। हमारे पूर्वजों के समय में बहुत पहले जब कागज और लिखने की स्याही या कागज की जगह पर भोजपत्र या तालपत्र हुआ करते थे, तो तालपत्रों भोजपत्रों पर लिखी जाने वाली जो चीजें थी, उनकी जो स्याही और कलम लेखनी होती थी, वो तैयार करने की अपनी प्रक्रिया थी, वो भी एक टेक्नोलॉजी थी। तो चीजों को अभिव्यक्त करने के लिए जो उन्होंने प्रतीक, जो चिन्ह, जो लिपि के तौर पर तय किए, तो लिपि का विश्लेषण एक अलग सवाल है। उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लिपि चिन्ह ऐसे नहीं बना करते, प्रतीक जब बनते हैं तो प्रतीकों के पीछे भी जो समाज प्रतीकों की रचना करता है उसकी अपनी दृष्टि होती है। तो इसलिए लिपि का सवाल केवल प्रौद्योगिकी का है, टेक्नोलॉजी का है, वो पुरातन टेक्नोलॉजी है और क्योंकि उसको सहस्त्रों वर्षों तक, हजारों साल तक चलाने का हमको अवसर मिला, इस नाते वो स्थिर हो गई कि जैसे वो भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। तो इसलिए मेरा अनुरोध ये है कि भाषा और लिपि को बहुत स्पष्ट रखें। ये दो चीजें, भाषा अलग चीज है, लिपि अलग चीज है। लिपि लंबे समय तक जब हम उसे स्वीकार करते हैं, व्यापक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर किसी चीज की स्वीकृति बन जाती है, तो हमारा उसके साथ एक मानसिक संबंध बन जाता है और उस मानसिक संबंध के नाते उसे हम अनिवार्य मानने लगते हैं। अन्यथा वो एक प्रौद्योगिकी ही है। हम में से सारे लोग स्मार्टफोन पर और अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग करने वाले जो लोग हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी शिफ्टिंग कैसे हो रही है और इतनी जल्दी कहाँ शिफ्ट कर गए हैं। कई बार हमको, आपको जो मूलतः प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लोग नहीं हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि उनकी शिफ्टिंग कब और कहाँ हो रही है। तो क्योंकि स्क्रिप्ट का मामला, लिपि का मामला हजारों साल का है, इसलिए उसको लेकर के कई तरह की बातें होती हैं, ग्रंथियां होती हैं। लेकिन लिपि कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है, उस बाधा को पार किया जा सकता है और भारत के प्रत्येक व्यक्ति को बहुभाषी होना जरूरी है और आवश्यक है तुलनात्मक साहित्य। और जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि वो बहुत आसान है, उसमें कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। थोड़े प्रयत्न से, कुछ महीनों के प्रयत्न से, थोड़ा सा ध्यान देने से और स्वाध्याय से वो चीजें सीखी जा सकती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिन भाषाओं की लिपियां भिन्न हैं, उन भाषाओं में लिखा गया जो साहित्य है, अलग लिपि में और अलग भाषा में लिखे होने के कारण हमको लगता है कि वो अलग साहित्य है। बांग्ला साहित्य, तमिल साहित्य, मलयालम साहित्य, तेलुगु, इसी तरह गुजराती या पंजाबी या कश्मीरी, कहीं का भी जो साहित्य है, या उत्तर भारत की तमाम भाषाओं का, लोक भाषाओं का जो साहित्य, जनप्रिय भाषाओं का जो साहित्य है, आप देखेंगे कि जैसे ही ये ऊपर के आवरण, प्रौद्योगिकी आदि के आवरण हटते हैं, तो लगता है कि ये तो हमारी बात थी, हमारी अपनी बात थी। कहीं नाम बदला हुआ है, कहीं पता बदला हुआ है, लेकिन चीजें और संवेदन और अनुभव हमारे हजारों साल से साथ रहते रहते, और जिन चीजों की मैंने बात आपसे अभी थोड़ी देर पहले की थी, उन चीजों के कारण ये हुआ है कि हम सबका एक खास प्रकार का मानस बन गया, भारतीय मानस। तो जो साहित्य सर्जक है, वह भी उसी मानस से साहित्य सर्जना करता है। आप सब हिंदी के विद्यार्थी हैं, कई बार यह भ्रम होता है कि आधुनिक काल भारतेंदु बाबू से शुरू होता है। ठीक है, एक खास तरह का आधुनिक काल, एक खास परिभाषा का आधुनिक काल शुरू हो जाता है, जिसे यूरोप परिभाषित करता है। वो हमारे लिए आधुनिक होता है, कम नहीं होता है, ये सारी चीजें
आधुनिकता की जो लक्षण वो गिनाते हैं, आप देखेंगे कि भारतेंद्र बाबू के समय से और काफी आगे तक नहीं किया था। भारत में जो एक बात मैंने छोड़ी थी जानबूझ करके, वो ये थी कि भारत एक धार्मिक राष्ट्र, धार्मिक राष्ट्र में इस अर्थ में ये नहीं कह रहा हूँ कि वह धर्म के प्रति कट्टरता रखता है। धर्म के प्रति दुनिया में से सहिष्णु राष्ट्र दूसरा नहीं है। और ये केवल मैं इस वर्तमान भारत की, आजाद भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शताब्दियों सहस्राब्दियों की बात कर रहा हूँ। न जाने कितने धर्मों का समांगीकरण एसिमिलेशन भारत ने किया है, लेकिन भारत की मूल दृष्टि धार्मिक है। भारत का मनुष्य, उसकी निर्मित मूलता धार्मिक होती है। और धर्म के बारे में ये स्पष्ट कहना चाहिए कि पूजा पद्धतियों, उपासना पद्धतियों या पंथों से उसको अलग समझना चाहिए। तात्विक परिभाषा धर्म की रही है, जो मनुष्य के आचार से प्रमाणित होती है, और मनुष्य के आचरण की कसौटी यही है कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचार। हमको नहीं अच्छा लगता वो दूसरे के साथ न करें, बस उसके बाद किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती। और फिर कुछ मूल्य हैं। भारत ने धार्मिक राष्ट्र होने के नाते कुछ मूल्यों का विकास किया। वो मूल्य भारतीय साहित्य की अनिवार्य धरोहर है। वो इस तरह के मूल्य यूरोप ने भी विकसित किए हैं, यूरोप के भी अपने मूल्य हैं, वो हमसे पृथक हो रहे हैं, लेकिन भारत ने जो मूल्य विकसित किए हैं वो साझे। तो इन मूल्यों में आप सबको, तितिक्षा को, त्याग को, भारत में बैरागी का कितना सम्मान है। केवल आप कपड़ा बदल ले, अगर मनुष्य अपने भीतर अपना बदलाव ना भी करे तो कपड़ा बदलने भर से ही देश पूजने लगता है। तो आप उस आस्था की कल्पना करें, जिस आस्था से, जिस धार्मिक आस्था से प्रेरित होकर, जिस विश्वास से प्रेरित होकर कोई यहाँ किसी पर भरोसा करता है। आस्था भरोसे का, विश्वास का ही नाम, उसी का पर्याय। तो भारतीय साहित्य की बुनियादी जो विशेषताएं हैं, जो बुनियादी लक्षण है, वो धार्मिक, जिसमें आस्था है, विश्वास है, जिसमें भरोसा है, जिसमें तप है, जिसमें प्रतीक्षा है। जो त्याग करता है, गांधी को पूरे देश ने बापू कह डाला। भावुकता में राष्ट्रपिता भी कहा गया। ऐसा लगा कि जैसे पहली बार भारत राष्ट्र का निर्माण महात्मा गांधी ने किया, मोहनदास करमचंद गांधी ने किया। लेकिन उनके त्याग के प्रति, उनकी प्रतीक्षा की जो भावना है, उसके प्रति इस देश का जो सनातन सम्मान है त्याग और प्रतीक्षा का, उसकी प्रतिमूर्ति के रूप में बापू हमारे सामने आए थे। इसलिए समूचे देश ने उनको बापू कहा, राष्ट्रपिता का, महात्मा तो कहा ही गया। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये भारतीय साहित्य का प्राण है। इनसे संवलित होकर भारतीय साहित्य निर्मित होता है, उसका सर्जन होता है। तो इसलिए मित्रों, मेरा ये कहना है कि आप बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझें कि भारत में साहित्य किन परिस्थितियों में रचा गया है और उसकी क्या खास विशेषता है। मैंने जो बहुभाषिकता की एक बात की थी, उसमें एक बात मुझे और कहनी है, वह यह है कि हिंदी के विद्यार्थी को बहुत सारी भाषाएं सीखनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि वो बहुत आसान है, ऊपरी बाधाएं हैं, ऊपरी आवरण बहुत जल्दी हट जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और मैं आपको आश्वस्त देना चाहता हूँ, वह यह कि तुलनात्मक साहित्य का जहां तक संदर्भ है, उसके लिए बहुभाषाविद होना आवश्यक नहीं है। आप अनेक भाषाएं जानते हैं तो बहुत अच्छी की दृष्टि से आपको बहुत समृद्ध और संपन्न करने वाली बात। लेकिन अगर आप भाषाएं नहीं जानते हैं, बहुत सारी एक भाषाएं भी जानते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपना विस्तार इस रूप में करना पड़ेगा कि आप अनुवाद का सहारा लें। तुलनात्मक साहित्य दुनिया में विकसित वस्तुतः अनुवाद के सहारे ही हुआ, क्योंकि ये संभव नहीं था कि संसार में इतनी महत्वपूर्ण भाषाएं हैं, कम से कम 100-200 भाषाएं तो ऐसी गिनाई ही जा सकती हैं जिनका साहित्य काफी समृद्ध है और पुराना। तो उस समूचे साहित्य से एक किसी स्कॉलर के लिए, किसी एक कंपेरेटिस्ट के लिए, एक तुलनाविद के लिए, तुलनात्मक साहित्य शास्त्री के लिए ये संभव नहीं है कि वो इतनी तमाम सारी भाषाओं का अध्ययन करके और उसके आधार पर तुलनात्मक साहित्य के आधारभूत तत्वों का निर्वचन करेगा। तो स्वाभाविक है कि दुनिया भर के साहित्य में या एक से अधिक साहित्य में जो सारी चीजें मौजूद हैं, उनको जानने समझने के लिए किसी ऐसे माध्यम का, यानी सामूहिकता का सहारा लिया जाए। भारत में भारतीय तुलनात्मक साहित्य के संदर्भ में ये बहुत आसान है। जैसा मैंने कहा कि भाषाएं सीखना भी आसान है, और अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, तो कम से कम द्विभाषी तो हैं ही।
हिंदी के साथ तो यह प्रिविलेज भी है, यह सुविधा भी है कि हिंदी का विद्यार्थी किसी न किसी के संपर्क में आकर के दो भाषाओं के साथ अपना संवाद आसानी से बना सकता है। किसी गुजराती के साथ, किसी पंजाबी के साथ, किसी तमिल के साथ, किसी मलयाली के साथ, किसी बांग्ला भाषी के साथ या पूर्वोत्तर की किसी भाषा बोलने वाले के साथ आप संवाद में आकर के यह काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। स्वयं आपके लिए करना बहुत जरूरी नहीं है। तो जो लोग दूसरी भाषाएं जानते हैं उनके साथ एक समूह गठित करके हम तय कर लें कि हम अपनी परिधि को, अपनी रेंज को कितना रखना चाहते हैं, अपना विस्तार 2 भाषा, 3 भाषा, 4 भाषा, 5 भाषा कितना रखना चाहते हैं। तो उतनी तरह के लोगों के साथ, वैसे लोगों के साथ अपने समूह को हम गठित करें और उस समूह के साथ निरंतर संवाद में रहकर पहले से जो अनुवाद हैं और नए अनुवादों की ओर लोगों को प्रेरित करके अनुवाद को तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन का आधार बनाएं। यूरोप में तो एक समय ऐसा आया, एक स्कॉलर है वहाँ की, सुसान बासनेट, ब्रिटेन की, उन्होंने तो कहा है कि भाई कंपैरेटिव लिटरेचर जो है वो ट्रांसलेशन स्टडीज ही है, यानी तुलनात्मक साहित्य अनुवाद अध्ययन ही है। तो बहुत बहुत गहरा संबंध है इस बात, मतलब इन दोनों चीजों में, लेकिन इतनी सपाट नहीं है जिस तरह सुसान बासनेट ने इसको कहा। इस नाते मेरा ये कहना है कि क्योंकि एक बड़ा ज्ञान अनुशासन विकसित हुआ है पिछले 150 वर्षों में और इसने बहुत तरह से दुनिया के साहित्यिक चिंतन को, साहित्यिक विचार को प्रभावित किया है और उसके समूचे इतिहास को 1 घंटे या 2 घंटे के व्याख्यान में पूरा नहीं किया जा सकता। इस नाते केवल उसका वितान क्या है उससे परिचित कराने के लिए, उसका पूरा समारोह क्या है उससे आपका परिचय हो जाए, तो आपको यह सहूलियत होगी समझने में कि आपको किस तरह की जिम्मेदारी है जो लोग इस क्षेत्र में काम करना शुरू करते हैं। तो क्योंकि आप सभी हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं प्रायः, अगर कोई अपवाद होगा तो क्षमा चाहता हूँ, तो आपके लिए अनुवाद एक बेहतर विकल्प है। घबराने की जरूरत नहीं है कि मुझे दूसरी भाषा नहीं आती या कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं है या इतनी जल्दी किसी ऐसे समूह का गठन कैसे किया जा सकता है जिससे दूसरी भाषा का संवाद हो पाए, या जो अनुवाद अब तक हुए हैं वो अनुवाद अपर्याप्त हैं। तो इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी भाषी अनुवाद के सहारे और जो स्थितियां हैं उनमें तुलनात्मक साहित्य संबंधी काम कर सकता है और उसके लिए पर्याप्त अवसर हैं और चीजें साधन सुलभ हैं। लोग इसकी ओर उन्मुख हुए हैं, इसकी दिशा में काम कर रहे हैं। तो एक भाषा भाषी को भी तुलनात्मक साहित्य करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात है, वह यह है कि हम उत्तर भारतीय जो हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं, हमारे मानस में एक बात बहुत स्पष्ट रहती है कि हमारा काम तो केवल हिंदी से चल जाता है और स्कूली शिक्षा में थोड़ा बहुत अंग्रेजी, थोड़ा बहुत संस्कृत या कुछ लोग शहरों में या कुछ इलाके विशेष में उर्दू, ये 3-4 भाषाएं हैं, इसी में लोग रहते हैं और निष्णात किसी भाषा में नहीं होते कि अनुवादक की भूमिका या तुलनात्मक साहित्य के अध्येता की भूमिका उस आधार पर चुन सकें, तय कर सकें। तो इसलिए हिंदी क्षेत्र के लोगों को अपने दिमाग में ये बात स्पष्ट करनी होगी कि एकल साहित्य की सार्थकता समय के साथ साथ, प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ अब खत्म हो रही है। आपके डिसिप्लिन पर, आपके ज्ञान अनुशासन पर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो हिंदी के एक विश्वविद्यालय के विषय के तौर पर गहरा संकट। इस संकट से उबरने के लिए जो आयाम बनते हैं, जो दिशाएं बनती हैं, उनमें से एक तुलनात्मक साहित्य, अनुवाद, इन दोनों के बीच आपसी संबंध भी। तो इस तरह की जो नए क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में हिंदी का विस्तार करना है, अपने बंद कमरे की खिड़कियां खोलनी है और जरूरत पड़े तो दरवाजा खोलकर भी बाहर निकलना। हिंदी क्षेत्र में यह बड़ी कठिन समस्या है, यह शिक्षकों के स्तर पर भी है और स्वाभाविक है कि विद्यार्थी अपने गुरुजन का अनुकरण करते हैं। तो जब गुरुजन में ये चीज व्याप्त है तो विद्यार्थी इससे कैसे उभरेंगे। तो इस नाते आप सब चूंकि नए शोधार्थी हैं, भविष्य के शिक्षक भी हैं, तो इस नाते आपसे अपेक्षाएं बड़ी बनती हैं। ये जो आपके सामने मैंने परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया, इस परिप्रेक्ष्य में मैं अब अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। इसे प्रस्तावना ये समझा जाए कि तुलनात्मक साहित्य का कोई पूरा ब्यौरा नहीं है ये, ना उसकी समुचित अवधारणा है। उस पर कभी अवसर होगा तो हम लोग फिर अलग से विस्तार से बात करेंगे।
कि मुझे बहुत जल्दी आपसे इस विषय पर बात करने के लिए शोध प्रविधि पर आना है। बहुत देर तक मैं तुलनात्मक साहित्य पर आपसे चर्चा नहीं कर सकता। यह जो तुलनात्मक साहित्य नाम की वस्तु है, ये कैसे करते हैं, इसका संगठन क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण। तो और वही जानना आज का हमारा लक्ष्य है। तो इसलिए मैंने तुलनात्मक साहित्य की जो ये चर्चा की, प्रायः क्या होता है कि विश्वविद्यालयों में जब तुलनात्मक साहित्य अध्ययन की बात होती है, खासकर हिंदी विभागों में, तो हम लोग क्या करते हैं कि तुलना माने दो चीजों को हम एक साथ रखना, है ना? दो चीजों को ले लिया और उन दोनों चीजों में कोई समानताएं निकल आई या कोई असमानताएं निकल आई, तो उन समानताओं असमानताओं का ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया और इसको हम तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। तुलना एक विधि है, सापेक्षता संसार में अनिवार्य है, चीजें एक दूसरे के सापेक्ष ही होती हैं, इसलिए मनुष्य की यह स्वाभाविक वृत्ति है। लेकिन एक साहित्य के संदर्भ में, एक ज्ञानानुशासन के रूप में तुलनात्मक साहित्य दो भाषाओं के साहित्य का, दो कृतियों का, दो रचनाकारों का केवल ब्यौरा प्रस्तुत करके और दोनों में कहा जाए कि काफी कुछ एक जैसा है, थोड़ा बहुत अंतर है, तो ये तो हम पहले से ही जानते हैं, बिना अध्ययन के ही जानते हैं। तो मेरा अनुरोध ये है, मेरा निवेदन ये है कि आप ये अच्छी तरह से समझें कि ये तुलनात्मक साहित्य नहीं है। तुलनात्मक साहित्य के लिए एक और बात, जब मैं ये कह रहा हूँ कि दो भाषाओं की रचनाओं का, उनके रचनाकारों का, उनका अध्ययन, उनका ब्यौरा इकट्ठा कर लेना मात्र तुलनात्मक साहित्य नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि दो भाषाओं के बीच में तुलनात्मक साहित्य अध्ययन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। दो में भी हो सकता है, 3 में हो सकता है, 5 में हो सकता है, 7 में हो सकता है। आप किन भाषाओं को चुनते हैं, आपका मोटिव क्या है, क्या अध्ययन करना चाहते हैं, जो जानना है, उसके लिए जो चीजें हैं, उन सारी चीजों का आपका ध्यान, उन पर आपका ध्यान जाना चाहिए। आपके इस पाठ्यक्रम के उद्घाटन सत्र में भी थोड़ी देर मेरी आपसे बात हुई थी, तो वहां मैंने एक बात आपसे की थी और जिस पर मैंने बार-बार बल दिया था और संभवतः मैंने अपने वक्तव्य में आधे दर्जन बार दोहराया होगा, कि किसी भी शोध कार्य के लिए एक रिसर्च क्वेस्ट होनी चाहिए, एक एक शोध जिज्ञासा, उत्कट शोध जिज्ञासा होनी चाहिए, इसको लेकर हमारे भीतर एक खास तरह की बेचैनी हो, छटपटाहट हो। तो तुलनात्मक साहित्य अध्ययन में भी यह बेचैनी बहुत अनिवार्य है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक किसी रचना का ऐसे ही नाम ले लेता हूँ। मान लीजिए आपकी सबकी परिचित होगी, पाठ्यक्रम में मान लीजिए पढ़ी है प्रेमचंद की गोदान, है ना? गोदान नाम की कृति आपने पढ़ी होगी। गोदान में आप देखेंगे कि नाना प्रकार के चरित्र हैं, राय साहब हैं, होरी हैं, होरी के भाई हैं, उसकी पत्नी धनिया है, भोला जैसे लोग हैं, बहुत तरह के चरित्र हैं। चरित्रों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये केवल होरी, मान लीजिए उपन्यास पढ़ें, मैं एक काल्पनिक प्रश्न रख रहा हूँ कि मान लीजिए आपके मन में ये विचार पैदा हो कि ये जो ट्रेजेडी अंत में होरी के साथ घटित होती है, या जो प्रेमचंद ने जो ट्रेजेडी उसमें दिखाई है, जो होरी का दुखांत है, भारत में तो दुखांत की परंपरा थी नहीं, तो आपके मन में सवाल ये उठ सकता है कि भारत में दुखांत रचना की परंपरा नहीं है, साहित्य वही है जो अंततः सुखांत हो। साहित्य को सुखांत होना ही चाहिए। ये भारतीय परंपरा में, जिसके आधार पर मैंने भारतीय साहित्य की अवधारणा की ओर आपको संकेत किया। आप प्रेमचंद गोदान का अगर दुखांत कर रहे हैं, तो दुखांत के पीछे आपके मन में कई सवाल उठ सकते हैं कि क्या प्रेमचंद पश्चिम की ट्रेजेडी के आइडिया से परिभाषित प्रभावित है, या प्रेमचंद का अपने समय के किसानों के साथ जो कंसर्न है, उनको लेकर उनका जो पीड़ा बोध है, या किसानों को लेकर के जो उनकी चिंताएं हैं, उन चिंताओं के बीच में किसान की नियति का जो साक्षात्कार उन्होंने किया था, उसका केवल ब्यौरा प्रस्तुत किया है। भारत में क्या ये किसान के संदर्भ में ऐसा साक्षात्कार केवल प्रेमचंद ने ही किया है या किसी और रचनाकार ने भी किया है? क्या उड़िया में भी कोई ऐसा आदमी हुआ है? क्या बांग्ला में भी ऐसा हुआ है? या कोई मलयालम में भी ऐसा हुआ है, तमिल में हुआ है, गुजराती में हुआ है? तो इसकी तलाश के लिए आपके मन में एक सवाल उठ सकता है। होरी को आप देखेंगे तो बड़ा विचित्र प्राणी है। एक तरफ राय साहब का एकदम पालतू नौकर
की तरह व्यवहार करता है, एक फालतू व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। एक तरफ परिवार में एक आदर्श भाई का प्रस्तुत करता है और बसोर को जब बांस बेचता है तो उससे कहता है कि रेट तो रहेगा 20 रुपए, लेकिन भाइयों को 15 ही बताना। तो उनके हिस्से के 5 रुपए मारना भी चाहता है। भाइयों पर संकट आता है तो अपनी कर्ज लेकर के वह उनके संकट से उनको उबारने की कोशिश करता है, उनके अपराध और गलती के बावजूद। तो ये चरित्र धार्मिक है कि नहीं है? इनमें वह कौन सी धर्म बुद्धि है कि अगर भाई ने अपराध किया है, भाई ने कोई गलती की है, तो उसका दंड भुगतेगा, उसका क्या धरा है? लेकिन ये कौन सा भाई का आदर्श है जो 5 रुपए उसके हिस्से का मार भी लेना चाहता है और वो संकट में आता है तो सैकड़ों रुपए खर्च करके कर्ज लेकर, उस जमाने के सैकड़ों रुपए और 5 रुपए की बात कर रहा हूँ जब प्रेमचंद गोदान लिख रहे थे, उसके ही विवरण के आधार पर, तो यह भी कार्य करता है। और कौन सी ऐसी स्थितियां थी जिन स्थितियों के बीच किसान की वह नियति बन रही थी जिसमें होरी किसान से किसान होना, आपने देखा होगा गोदान के आरंभिक पन्नों में कि किसान होना एक गौरवपूर्ण अनुभव है। होरी जिस तरह से अपनी किसानी के गौरव को व्यक्त करता है अनेक जगह आरंभिक से में, और अंत में उसी किसानी को छोड़कर मजदूर होता है और मजदूर के रूप में उसकी जो प्रगति होती है और अंततः मृत्यु होती है, तो समूचे प्रसंग को आप देखेंगे तो आपके मन में सवाल उमड़ सकते हैं। आप सोवियत रूस भी जा सकते हैं, भारत पार करके घुर्की की माँ को भी देख सकते हैं। घुर्की ने अपने समाज में क्या क्या देखा था, कैसा देखा था। कई बार आप ये जब सीमित करते हैं कि प्रेमचंद के गोदान नाम के उपन्यास में एक होरी नाम का ही पात्र है, तब आपको जो किसान है तब आपके साथ दिक्कत होगी। आप देखें प्रेमचंद अपने समय को जिस तरह से देख रहे थे, उसमें किसान की नियति का जैसा साक्षात्कार कर रहे थे, वह बात और अन्य अन्य बातें जो उसके साथ जुड़ी हुई थी, अपने समय में लोगों ने किस तरह से देखा। फकीर मोहन सेनापति ने प्रेमचंद से पहले उड़ीसा के जीवन में, उड़ीसा के समाज में 8 गुंठ 6 बीघा जमीन नाम का उनका उपन्यास हिंदी में अनुदित है। उस उपन्यास में उन्होंने वहां के किसान जीवन का जो चित्र खींचा है, वो प्रेमचंद के चित्रांकन से किस तरह भिन्न है, किस तरह समान है, क्या ऐसी बातें हैं जिस वजह से ये दोनों रचनाएं हमारी हैं। तो वस्तुतः तुलनात्मक साहित्य अध्ययन में जब आप प्रवृत्त होते हैं तो आपको मैं बताऊं कि मुख्यतः उसके कुछ आधार होते हैं जो वस्तुतः उसके कथानक से बहुत गहरा संबंध नहीं रखते, विवरणों से बहुत ज्यादा संबंध नहीं रखते, उनकी उन तात्विक चीजों से, उन चिंताओं से लेखक के ऊपर जो उपरी हुई चीजें हैं, जिनसे कोई उपन्यास बनता है, जीवन का कोई हिस्सा रचना में आता है, जीवनानुभव लेखक को जीवन भर होता रहता है, लेकिन कोई संवेदन इतना मारक होता है कि उस संवेदन से वो पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाता और उसके प्रभाव में आकर के वो अपनी रचनाएं करता है। तो अब ये जो मूल प्रभाव होता है, ये प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रेम, जैसे भाई भाई का प्रेम है प्रेमचंद के गोदान में ही, तो प्रेम के नाना रूप आप देखेंगे, रिश्ते बदलने के साथ, देश बदलने के साथ, संस्कृति बदलने के साथ कैसे बदलते हैं। दुनिया में घृणा के कितने प्रारूप हैं। जिजीविषा के लिए लोग किस तरह से जिजीविषा के लिए प्रेरणा पाते हैं, जीवन जीने की उत्कट आकांक्षा कैसे लोगों में जन्म लेती है, कर्मठता के प्रेरक तत्व किसी देश समाज में क्या होते हैं। ये ऐसे बहुत सारे विषय हैं वस्तुतः तुलनात्मक साहित्य के क्षेत्र में आते हैं। या फिर मलयालम साहित्य की विकास परंपरा, तमिल साहित्य की विकास परंपरा और हिंदी की विकास परंपरा जो है वो कैसी है, उनके बीच में क्या क्या साझा है, युग चेतना एक खास समय में कैसी है और संवेदन की दृष्टि से युगों में अंतर क्या है, ये तमाम सारी चीजें आ सकती हैं। प्रेमचंद भी उपन्यास लिख रहे हैं, फकीर मोहन सेनापति भी लिख रहे हैं, गोवर्धन राम त्रिपाठी गुजराती में लिख रहे हैं, बांग्ला में उस समय बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास लिख रहे हैं, लेकिन इन सब के उपन्यासों की बनावट अलग है
और ये सारे उपन्यास यूरोपीय उपन्यास से भी अलग है अपनी संरचना में, अपनी बनावट में। तो किसी देश में, किसी समाज में, किसी भाषा में कोई विधा कैसे अपना रूप रंग बदलती है और हमारे अनुभव में आने वाली जो रचनाएं हैं, जो कृतियां हैं, उनमें कहाँ-कहाँ, क्या-क्या, कितना रंग बदला है, इन सारी चीजों को लेकर के हमारे मन में सवाल हो सकते हैं, हमारे मन में जिज्ञासाएं हो सकती हैं। या जैसे मान लीजिए आपने देखा कि शेक्सपियर एक बड़ा रचनाकार अंग्रेजी का है। एक जमाने में कालिदास की बड़ी प्रतिष्ठा है भारत में थी। भवभूति को नहीं मिल पाई, भवभूति की रचनाएं संवेदन की दृष्टि से कालिदास से ऊनी नहीं है, छोटी नहीं है। चित्रण में कालिदास चाहे जितने कुशल चितेरे हों, लेकिन संवेदन की प्रगाढ़ता, जो इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग है, वह भवभूति के यहाँ अधिक है। लेकिन भवभूति को कहना पड़ा, उत्पत्स्यते हि कोऽपि समान धर्मा कालो हि अयम् निरवधि विपुला च पृथ्वी। कोई समय तो आएगा जब कोई मुझे समझेगा, मतलब अपने समय में किसी ने नहीं समझा, जिसके बीच, जिसके लिए, लोगों के लिए वो लिख रहे थे, उन लोगों ने नहीं भवभूति को माना। उन्होंने कहा कि काल का विस्तार अनंत है, धरती बहुत बड़ी है। कि जब धरती बहुत बड़ी है तो अपने लोगों को से जो असंतोष था, ऐसे कुछ काल्पनिक लोगों के भरोसे पे परिणत हुआ। दुनिया बहुत बड़ी है और कभी किसी ने, कभी न कभी तो कोई न कोई देखेगा कि भवभूति ने क्या सिरजा है, क्या रचा है, किन संवेदनों को सब संजोया है, सहेजा है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि इस तरह के प्रभाव भी बहुत तरह के हो सकते हैं। अलग अलग कालखंड की चीजें हैं, इनमें साम्य बहुत हो सकता है। बहुत से लोगों ने कालिदास से प्रेरित होकर रचनाएं की हैं, शेक्सपियर से प्रेरित होकर रचनाएं की हैं। 20वीं शताब्दी में गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का बड़ा प्रभाव माना जाता रहा। व्यक्ति के तौर पर हमारे समय में गांधी सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व हुए। तो गांधी के प्रभाव में साहित्य, रविन्द्र का साहित्य पर प्रभाव, रविन्द्र के साहित्य से प्रेरणा और प्रभाव, या कुछ लोगों ने शेक्सपियर के साहित्य से प्रेरणा और प्रभाव लिए, कुछ ने भवभूति को अपना आधार बनाया, कुछ ने वाल्मीकि को बनाया, कुछ ने व्यास को बनाया, कुछ ने कालिदास को बनाया। तो ये जो है, इनका कितना प्रभाव रहता है। हिंदी के सबसे बड़े कवि तुलसीदास हैं। तुलसीदास ने जो घोषणा की कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, तो कुछ भी है रामचरितमानस में, वो जितने प्रकार के ज्ञान के स्रोत हैं उस समय उपलब्ध, उन सबसे प्रमाणित है, अनुमोदित है। वो अननुमोदित कोई बात नहीं कर रहे। तो समूची परंपरा का आत्मसातीकरण है। तो इस तरह से बहुत तरह से चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तुलनात्मक साहित्य इन सारी चीजों के लिए आप देखेंगे कि ये जो बातें अभी मैं पिछले 5-7 मिनट से आपसे कह रहा हूं, ये आपके हिंदी साहित्य की पाठ्यचर्या का हिस्सा नहीं है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में हम लोग इनसे परिचित इस तरह से पाठ्यक्रम के भीतर नहीं होते, लेकिन जब शोधार्थी होते हैं तो हमारा क्षेत्र बड़ा होता है। हमें पाठ्यचर्या के बंधन से बाहर निकल करके आने की आवश्यकता हो। जब आप बाहर निकलेंगे तो देखेंगे कि साहित्य की दुनिया बहुत बड़ी है और उसी बड़ी दुनिया को संबोधित करने का काम तुलनात्मक साहित्य करता है। तो पहले ये हम समझ लें कि तुलनात्मक साहित्य अध्ययन के आयाम क्या है। पहला जो मैंने कहा, इतिहास और परंपराओं का तुलनात्मक। दूसरा जो महत्वपूर्ण मामला है वह साहित्य की विधाओं का, काव्य रूपों का जो विकास होता है, अंग्रेजी में जिसे जेनर्स कहते हैं, तो उनका। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज साहित्य में होती है, जिनके लिए साहित्य रचा जाता है, विधा तो वस्तुतः उसको रूप देने का काम, आकार देने का, कला का काम करती है। परंपरा और इतिहास हमारी अवस्थिति का आधार है। और तीसरी जिसके लिए साहित्य रचा जाता है वो होती है थीम्स, वो होते हैं मोटिव्स, वे बातें, वे तथ्य जिनको हम अपनी रचना में लाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, जो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो वे तथ्य
तीसरे विषय होते हैं। चौथा मैंने ये कहा कि ये जो साहित्य है, इसके अध्ययन की जितनी प्रविधियां हैं, जितने तौर तरीके हैं, जिसको आप काव्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र आदि नाम से संबोधित करते हैं, वह। और पांचवें जो चीज है वो प्रभाव की मैंने आपसे की, किसी रचनाकार का किसी पर प्रभाव पड़ा या किसी रचनाकार का प्रभाव किसी दूसरे रचनाकार ने ग्रहण किया, तो ये जो प्रभाव वाली चीजें हैं, ये पांचवी। इस तरह से आप देखेंगे कि ये 5 प्रमुख आयाम हैं। एक इतिहास और परंपरा हुई, दूसरा काव्य रूप या विधा हुई, तीसरा थीम कथ्य हुआ, चौथा साहित्य के अध्ययन की प्रणालियां, पद्धतियां या काव्यशास्त्र हुआ, और पांचवा रचना कार्य या संसार के पढ़ने वाले आपसी प्रभाव। और जो प्रभाव होते हैं तो उनको इंटरफ्लुएंस समझना चाहिए। वो इन्फ्लुएंस नहीं होते, केवल एक दूसरे को प्रभावित करता है ऐसा नहीं है। चाहे वो कालखंड में भी, वो शेक्सपियर से भी कोई प्रभावित हुआ है, कालिदास से भी प्रभावित हुआ है, तो कालिदास भी उससे प्रभावित होते हैं, शेक्सपियर भी उससे प्रभावित होते हैं। प्रभाव की मात्रा का अंतर होता है, गुणात्मक अंतर हो सकता है, लेकिन प्रभाव तो दो तरफा होता है। इसलिए तुलनात्मक साहित्य इंटरफ्लुएंस की बात करता है। रिसेप्शन होता है, अभिग्रहण होता है, लेकिन यह रिसेप्शन दो तरफा होता है। एक लेता हुआ दिखता है, दूसरा देता हुआ दिखता है, लेकिन दाता भी भीतर कुछ न कुछ संतोष ही लाभ प्राप्त करता होगा, और ग्रहण करने वाला है उसी को लाभ होता है। तो ये 5 आयाम हैं तुलनात्मक साहित्य अध्ययन के। और इन खांचों के अलावा और कोई चीज आपको दिखती हो तो आप बताएं। आप ये अच्छी तरह से जान लें कि साहित्य रचना समाज शास्त्रीय कृति नहीं होती। इसलिए समाज का चित्रांकन वहां होता है, लेकिन सामाजिक विमर्शों के लिए साहित्य में कोई उस तरह से व्यवस्था नहीं होती। और जिस तरह से हम समाजशास्त्र में बौद्धिक विमर्श करते हैं, उस तरह के बौद्धिक विमर्श साहित्यिक कृतियों को लेकर नहीं किए जा सकते। साहित्यिक कृतियां उस तरह से सीधे और सपाट रूप से नहीं बनती। ये बात हमको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। एक और बात आगे बढ़ने से पहले, जिसका तुलनात्मक साहित्य नहीं, साहित्य मात्र से संबंध है, वो भी मैं आपको बता दूं। वो ये कि साहित्य के संदर्भ में दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। एक होता है साहित्य का अध्ययन और दूसरा होता है साहित्य का आस्वाद। साहित्य अध्ययन की पृष्ठभूमि में साहित्य का आस्वाद होता है, लेकिन साहित्य का आस्वाद साहित्य अध्ययन का स्थान नहीं ले सकता। विश्वविद्यालयों का काम, अकादमिक शोध का काम साहित्य आस्वाद का नहीं है। उनका काम साहित्य के अध्ययन का है, साहित्यिक संवेदना के प्रकार को सामने लाने का है, साहित्यिक रचना में जो संजोया गया अनुभव है उसकी इंटेंसिटी को, उसकी तीव्रता के साथ पाठक के सामने लाने का है, जिससे वो प्रेरित हो। साहित्य के अध्येता का काम प्रेरक का है, उत्प्रेरक का बल्कि कह लीजिए। इस तरह से रसायन शास्त्र में कैटलिस्ट की भूमिका, उत्प्रेरक की भूमिका हुआ करती है कि किसी रासायनिक क्रिया में वो उपस्थित तो होता है, लेकिन वो भागीदार नहीं। तो साहित्य के अध्येता के रूप में हम लोगों को, जब हम अपने को देखते हैं, तो हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि अपनी साहित्य दृष्टि के लिए, साहित्य बोध के लिए निश्चित रूप से हम साहित्य पढ़ते हैं, उसका आस्वाद भी करते हैं, लेकिन साहित्य आस्वाद साहित्य अध्ययन नहीं। दुर्भाग्य से हम लोगों के, खासकर हिंदी क्षेत्र में और हिंदी विभागों में जो पाठ्यक्रम उच्चतर स्तर के चलते हैं, स्नातकोत्तर स्तर के चलते हैं, उन पाठ्यक्रमों की जो व्यवस्था है उसमें यह साहित्य आस्वाद का तत्व परीक्षा तक जाता है। साहित्य आस्वाद का विषय व्यक्तिगत विषय है। वह जिस तरह से किसी रचना का आस्वादन मैं करता हूँ, उसी तरह से आप उसका आस्वादन करें, ऐसी कोई बाध्यता नहीं। यह रचना की सामर्थ्य पर निर्भर करेगा कि वो आपके लिए कितनी आस्वाद्य बनती है, और आपके मानसिक संस्कार पर निर्भर करेगा कि आपने अपने चित्त को कैसा रचा है, वो कितना ग्रहण कर सकता है।
इसी कारण से बहुत सारा फर्क होता है। तो साहित्यास्वाद व्यक्तिगत होता है, अलग अलग होता है। साहित्य रचना के आस्वाद का जो प्रभाव होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, लेकिन साहित्य रचना का जो महत्व है, उसका जो मूल्यांकन है, वो साहित्य अध्ययन की वस्तु है और उसके मानदंड, उसके पैरामीटर जो है वो साहित्य के भीतर से ही विकसित होते हैं। यह ध्यान रखें कि साहित्येतर जितनी चीजें हैं वह इसमें नहीं आती। बातें तुलनात्मक साहित्य को लेकर और बहुत सारी हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन उन बातों को मैं छोड़ता हूँ। इसलिए इन 5 चीजों को लेकर के मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ कि आप देखें कि इन 5 क्षेत्रों में हिंदी के विद्यार्थी हैं आप, तो आपका आधार विषय तुलनात्मक साहित्य की दृष्टि से जब आप तुलनात्मक साहित्य अध्ययन के लिए आगे बढ़ेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा कि तुलनात्मक साहित्य अध्ययन बाइनरी स्टडी नहीं है, द्विआधारी अध्ययन नहीं है, यानी दो का ब्यौरा इकट्ठा कर दिया जाए और कहा जाए कि भाई दोनों महत्वपूर्ण है अपने अपने ढंग से, जैसा निष्कर्ष ऐसे अध्ययनों में होता है और किसी के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। तो इस तरह की जो विवरण है वो तुलनात्मक साहित्य नहीं है। तुलनात्मक साहित्य अध्ययन की एक पहचान और है, वो ये है कि जब किसी तुलनात्मक साहित्य अध्ययन की निष्पत्तियां आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी एक रचना, एक साहित्यकार या एक भाषा के साहित्य की चीजें पढ़ रहे हैं। वो निष्पत्तियां वस्तुतः एक समग्र संरचना के तौर पर आती हैं। तो इसलिए इसलिए जब भी आप तुलनात्मक साहित्य अध्ययन के नाम से किसी रचना को, किसी अध्ययन को देखें, तो आप देखें कि उसकी निष्पत्तियां किस तरह की हैं। दोनों रचनाकारों के बारे में स्वतंत्र हैं और उनके बारे में कोई अंतिम बात ना कह करके, कह करके, कोई निष्पत्ति मूलक बात ना कह करके सीधी बात वो कहते हैं कि और दोनों महान हैं। तो इस तरह के जो ब्यौरे हैं वो तुलनात्मक साहित्य अध्ययन की परिधि में नहीं माने जाएंगे। इसलिए जो भी अध्ययन होगा उस अध्ययन में, जैसे आपने मान लीजिए कहा 4 भाषाओं को चुना और कहा कि इन 4 भाषाओं में प्रेम का स्वरूप कैसा है। ये आप देखेंगे कि 20वीं शताब्दी में छायावादी कविता, तो हिंदी में जिसे आप छायावाद कह रहे हैं उसके समानांतर मलयालम में, बांग्ला में, तमिल में सब में रचनाएं हुई। तो देखना ये होगा कि ये जो आरंभिक दौर है, ये जो एक प्रकार का रोमांटिक कविता का उभार हुआ था, एक रूढ़ कविता के समानांतर उसके विपरीत जो भी आप स्थिति जिस भाषा में है, उनमें क्या समानताएं हैं, क्यों ऐसा हुआ था। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, हिंदी में जिनको आप निराला और जयशंकर प्रसाद कहते हैं, इन दोनों को एक साथ पढ़े तो मलयालम में कुमारन आसान बनते हैं। निराला और जयशंकर प्रसाद कितने भिन्न मिजाज के, लेकिन दोनों का संयोजन आपको कुमारन आसान के व्यक्तित्व में मिलेगा मलयालम में। तो बहुत सारे ऐसे रचनाकार हैं और बहुत सी ऐसी समान भूमियां हैं, इनके आधार पर आप सोच सकते हैं और जब अध्ययन करने चलते हैं तो समानता और विषमता के केवल ऐसे सीधे सपाट ब्यौरे नहीं हमारे सामने होते हैं। आप उनकी बुनावट की जो, उनकी टेक्सचर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो जटिलता है, वो भी उस अध्ययन के माध्यम से आपके सामने उद्घाटित, और वह जब उद्घाटित होती है तो आप देखेंगे कि आप अपने साहित्य की दृष्टि से दूसरे साहित्यों की सापेक्षता में जब उसका अध्ययन तुलनात्मक साहित्य की दृष्टि से करते हैं तो कितने समृद्ध। हिंदी में प्रेम पर कविताएं बहुत लिखी गई हैं। प्रेम के नाना रूपों का वर्णन भक्तिकाव्य में हुआ है, ईश्वर के प्रति भी प्रेम, है ना, नवधा भक्ति की भी चर्चा हुई, है ना, सपरम प्रेम रूपा भक्ति को कहा ही गया है, परानुरक्त ईश्वर, ईश्वर में परानुरक्त है ही भक्ति, वह प्रेम भी है। जयशंकर प्रसाद के यहाँ प्रेम का चित्रण है, भारतेंदु के यहाँ चित्रण है, प्रेम वाटिका, प्रेम फुलवारी नाम से न जाने कितने काव्य उन्होंने लिख डाले थे। तो लेकिन ये सारा प्रेम एक जैसा है क्या? श्रीधर पाठक के यहाँ जो प्रकृति का वर्णन है, प्रकृति प्रेम है, और अन्य कवियों में जो प्रकृति प्रेम है, तो वो सब सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनमें किसी प्रकार का कोई फर्क है क्या? तो इन सारी चीजों का जो अध्ययन किया जाता है वह तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन के दायरे में आता है।
यह अध्ययन जब करने चलते हैं तो एक बात पर आपको और ध्यान रखना चाहिए, वह यह है कि इनके आधार क्या हैं। सभी आधार किसी भी तुलनात्मक साहित्य नहीं किए जा सकते, उन्हें ढंग का पालन नहीं किया जा सकता। जब भी आप अध्ययन करने चलेंगे तो कुछ आधारभूत मोटी-मोटी बातें आपके सामने होती हैं और उस अध्ययन के दौरान उसका जो जटिल संश्लिष्ट स्वरूप होता है वो आपके सामने आता है और वो इन पैरामीटर इन आधारों को ध्वस्त करता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि पहला आधार समानता का, साम्य का। आप संसार की कोई भी चीज देखेंगे तो एक जैसी बमुश्किल होती, लेकिन बहुत सी चीजों को लेकर के ऐसा भ्रम होता है कि वे दो चीजें एक जैसी हैं। जैसे दो मनुष्य सगे संबंधियों या अपवादों को छोड़ करके एक जैसे भाई बहन या भाई भाई नहीं मिलेंगे, उनमें अंतर आ जाएगा। एक ही माता पिता की संतान है तो भी उनमें फर्क आ जाता है, लेकिन एक समानता उनमें है ना कि दोनों मनुष्य हैं, मनुष्य आकृति है उनकी। तो एक मोटे आधार आपको मिलेंगे मनुष्य के तौर पर, उनकी धर्म बुद्धि कैसी है, उनकी आचार बुद्धि कैसी है, दूसरों के प्रति उनका नजरिया कैसा है, दूसरों का वो कितना सम्मान करते हैं, दूसरों के लिए वो कितना स्पेस रचते हैं, कितना दूसरे पर आक्रामक रहते हैं, उनकी भाषा कितनी लोकतांत्रिक या आक्रामक है, आदि आदि बहुत सारी चीजें फिर आप देखेंगे तो पैरामीटर बहुत सारे निकलते चले। अब ये रचना के जो पात्र हैं, रचनाओं में या साहित्य में जो लोग हैं, उनको उनका अध्ययन करने के बाद आपको पता चलेगा। उसके पहले आपको यह पता नहीं चल सकता, ये पैरामीटर नहीं तय किए जा सकते कि क्या-क्या देखना है, कौन-कौन से मूल्य, कौन-कौन सी चीजें या किन-किन आधारों पर समानता। तो एक पैरामीटर आपको साम्य का, समानता का मिला। उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर है, दूसरा आधार है तुलनात्मक साहित्य अध्ययन का, वह जो आधार है, वो होता है विषमता का। चीजें अगर समान हैं तो विषम भी होती है ना। अलंकार शास्त्र में जिसे सिमिली कहते हैं वो समानता हुई, और इसको जो है कंट्रास्ट जिसे आप कहते हैं, है ना। तो चीजें एक दूसरे कंट्रास्ट में भी जरूरी नहीं कि चीजें एक दूसरे की विरोधी हो, है ना। उसके जैसा ना होना, समान असमान होना है, विषम होना है। तो साम्य के साथ वैषम्य दूसरी कैटेगरी हुई, दूसरी कोटि हुई, लेकिन इस दूसरी कोटि में उसका विरोध अनिवार्यता नहीं है, समान नहीं है। अभी जो समान नहीं है वो किस तरह समान नहीं है, क्यों समान नहीं है, किन आधारों पर समान नहीं है, ये सारी उप कोटियां वैषम्य की बनती चली जाएंगी। साम्य में उतनी कोटियां नहीं बनेंगी। साम्य में तो ये होगा कि ये समानताएं हैं, लेकिन वैषम्य की अनेक कोटि, वैषम्य कम हो सकता है लेकिन उस कम की भी अनेक कोटियां बनेंगी। तो साम्य और वैषम्य मुख्य दो कोटियां हो गई। इसके बाद तीसरी स्थिति होती है व्यतिरेक की। व्यतिरेक आप जानते हैं कि कोई भी चीज जैसी है उसके ठीक उल्टी, जैसे आप काला सफेद कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक है तो दूसरा व्हाइट है, तो सफेद का बिल्कुल विपरीत काला है ना, विरोधी चीजें जिनको कहते हैं। तो इस तरह से इनकी जो कैटेगरीज बनती हैं ये आपकी उस क्वेस्ट पर निर्भर करती हैं कि उस क्वेस्ट का जो है आपके मतलब क्या क्वेस्ट है, किस तरह की जिज्ञासा है और किस तरह के आपके साथ सवाल। उन जिज्ञासाओं, उन सवालों और उन पर यह निर्भर करेगा कि इसकी कितनी कोटियां बनती चली जाए। तो साम्य हुआ, वैषम्य हुआ, व्यतिरेक हुआ और सापेक्षता हुई, ये सारी कैटेगरियां। अब सापेक्षता में क्या होता है? सापेक्षता में ये होता है कि एक वस्तु है और दूसरी वस्तु है, सापेक्षता में निर्भरता भी होती है, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर निर्भर है। अब निर्भर होना न समानता है, न वैषम्य है, न व्यतिरेक है, ठीक है ना। तो एक सापेक्षता की स्थिति हुई।
सापेक्षता में जैसे मैंने कहा कि निर्भरता हुई और एक की पहचान दूसरे से होती है। उजाले की पहचान अंधेरे से होती है, अंधेरे की पहचान उजाले से होती है। जब रात का घना अंधेरा होता है, सूरज उगता है, तब लगता है कि अंधेरा था, रात थी। सूरज उगाया यानी सुबह हो गई। ये जो फर्क आता है, ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष। अंधेरा उजाला अपने गुणधर्म में एक दूसरे के विपरीत भी, लेकिन ये एक दूसरे के सापेक्ष भी है। अब इसी उदाहरण में आपको मिल जाएगा कि ये दोनों संलग्न भी हैं। उजाले अंधेरा जहां खत्म होता है उसी बिंदु पर उजाला शुरू होता है। ये 500 साल पहले होता था, 300 साल पहले होता था। आज जब मनुष्य ने वैज्ञानिक प्रगति की है, तो दिन में अंधेरा भी पैदा किया जा सकता है उजाले में, और अंधेरे में उजाला तो रहता ही है। तो ये जो, या बहुत पहले हमारे पूर्वजों ने जब दीपक अग्नि का आविष्कार किया, दीपक का आविष्कार किया, प्रकाश पुंज का आविष्कार किया, तो अंधेरे से उबरने के लिए मनुष्य के भीतर की जो एक उत्कट चीजें हैं, उत्कट वृत्तियां हैं कि अंधेरे से उबरना है, तो उसने दीपक का आविष्कार कर लिया, प्रकाश पुंज का आविष्कार कर लिया। आज प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक विकास जो है उसके कारण बहुत सारी और साधन उपलब्ध हो गए हैं, आप समझिए। तो अपेक्षता का आधार हुआ। इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि ये कोटियां बनती चली जाए। यूरोपीय विद्वानों ने जो अध्ययन किए हैं, उनके कई स्कूल्स हैं, कई संप्रदाय हैं, सबकी अपनी परंपराएं हैं। जर्मनी की परंपरा में इतिहास पर, परंपरा पर बहुत बल दिया जाता है। फ्रांस की जो परंपरा है वो अलग है। अमेरिका की जो परंपरा है तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन की अलग है। इनके प्रतिनिधि स्कॉलर्स हैं जिन्होंने उस एंगल से अपने देश के हिसाब से तुलनात्मक साहित्य को संयोजित किया है। तो भारत के संदर्भ में जैसे मैंने आपसे शुरू में चर्चा की थी कि जादवपुर में पहला तुलनात्मक साहित्य का विभाग शुरू हुआ, पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, काम रिसर्च शुरू हुई। वैसी कोशिश दिल्ली विश्वविद्यालय में, मुंबई विश्वविद्यालय में, कुछ और विश्वविद्यालयों में हुई, लेकिन बहुत कारगर नहीं रही। 15 वर्ष पहले हम लोगों ने यहाँ इस विश्वविद्यालय में अपने यहाँ उसकी कोशिश की है, कुछ कुछ हुआ है, बहुत कुछ नहीं हो पाया। इस नाते आपको तुलनात्मक साहित्य का जो भारतीय संदर्भ है उस पर अपने को केंद्रित करने की आवश्यकता है। तुलनात्मक साहित्य के जो भारतीय संदर्भ हैं उनके लिए अभी तुलनात्मक भारतीय साहित्य का जो ढांचा पूरा है हमको खड़ा करना है, उस आधार को हमको अपने विकसित करना है। अभी हमारे सामने चुनौतियां बड़ी हैं। इसीलिए जब मैंने अभी आपसे कहा कि तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन के कौन कौन से आयाम हैं, उनकी मैंने चर्चा की आपसे 5 प्रमुख क्षेत्रों की। छठा क्षेत्र नहीं होगा ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है, सातवां भी हो सकता है। अभी मुख्य रूप से जो चीजें उभर करके आई हैं, यूरोप के आधार पर और भारत में जो कुछ स्कॉलर्स ने काम किया, शुरुआती लोगों ने, अमीरदेव ने, बुद्धदेव बसु ने, स्वपन मजुमदार ने, इन लोगों ने कुछ काम किया, और उस काम के आधार पर और कुछ बीज अवधारणाएं पहले से विद्यमान है, पुराने संस्कृत साहित्य में मिल जाती हैं। वेबर और विंटरनिच जैसे जो भारतीय साहित्य के इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा ही कि भाई भारतीय साहित्य क्या है, उसकी संकल्पना उन्होंने हमको दी। उसके पहले उस तरह से उस टर्म का प्रयोग हम लोग नहीं करते थे। इतिहास की किताबें पढ़ेंगे तो कहा जाएगा कि वेबर ने 1852 में पहली बार हमको बताया कि भाई ये भारतीय साहित्य नाम की कोई चीज है। तो प्राच्य विद्यावादी हैं, ओरिएंटलिस्ट हैं यूरोप के, उन्होंने ही हमको आत्मचेतना जगाई, ऐसा उन्होंने बताया। आधुनिक काल का भारतीय इतिहास जो है उसमें भी वो यही सारी बातें बताते हैं। यहाँ के लोग असभ्य थे, पिछड़े हुए थे, उनको सभ्य बनाने का काम, उनको प्रगत बनाने का काम, उनको आगे बढ़ाने का काम यूरोप ने किया। तो उसी तरह से इस क्षेत्र में भी उन्होंने बताया कि भाई आपका एक भारतीय साहित्य भी है, यानी आपके भीतर एकता के बुनियादी सूत्र पहले से मौजूद हैं साहित्य में। मैंने भिन्न ढंग से आपके सामने भारतीय साहित्य की बात रखी थी कि भारतीय साहित्य मूलतः अपने समान सांस्कृतिक आधार पर, अपनी साझी परंपराओं पर, अपने साझे
विश्वासों, आस्थाओं पर, साझी मूल्यों पर, अपनी साझी विश्व दृष्टि पर, इन सब पर आधारित है। हिंदी का आधुनिक काल में चर्चा कर रहा था, बात जहाँ छोड़ दी थी, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र से हिंदी में आधुनिक काल का आरंभ होता है, लेकिन हिंदी में जयशंकर प्रसाद तक आधुनिक ही नहीं हो पाते। सब प्राचीन भारतीय दृष्टि से ही अपने साहित्य की सर्जना करते हैं। निराला की आक्रोश की कुछ कविताएं यदि छोड़ दी जाए तो निराला के यहाँ भी यही है। और भारतीय विश्व दृष्टि यह है, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये जो सृष्टि है पूरी, इस सृष्टि का निर्माण एक ईश्वर है, उसने किया है। वो इसका निर्माता है, इसका संचालक है, इसका संहारक है। इसी विश्वास के साथ भक्ति का भी पूरा आया था। तत्व चिंतन की दृष्टि से अनेक विचार भारत में पैदा हुए। आप मध्यकाल के इतिहास में आप जानते हैं, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इतिहास में कई दार्शनिक मत आए। अद्वैतवाद आया, विशिष्टाद्वैतवाद आया, द्वैतवाद भी आया, द्वैताद्वैतवाद भी आया, वेदाद्वैतवाद भी आया। इस प्रकार के नाना मत आए। उसी उन्हीं मतों में से एक मत आप जानते हैं, वेदांत को, अद्वैत को लेकर निराला ने अपनी दृष्टि रखी और उस पर काव्य रचा। प्रसाद ने कश्मीरी शैव अद्वैत को आधार बनाया। और आधुनिकता की मूल पहचान क्या है? यूरोप ने हमको बताता है कि ये लौकिक दृष्टि होनी चाहिए, ऊपर की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, आध्यात्मिक या ईश्वरवादी। ईश्वरवादी दृष्टि के साथ आप आधुनिक नहीं हो सकते, ये यूरोप कहता है। और दूसरा यह कहता है कि विज्ञान, बुद्धि, वस्तुनिष्ठता यानी बुद्धि और तर्क आधुनिकता का दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है। निराला की कविता दार्शनिक तो है लेकिन बौद्धिक नहीं है। प्रसाद की कविता दार्शनिक तो है लेकिन बौद्धिक नहीं है। तर्क से चलने वाली कविता नहीं है। बुद्धि और तर्क, बुद्धि को की परिभाषा भी भारत में अलग है, वहां अलग है। हमारे यहाँ उसके कई लेयर्स हैं, कई स्तर हैं। किस तरह से हमारी ये जो सामर्थ्य है, जिसको हम बौद्धिक सामर्थ्य कहते हैं, हमारा जो इंटेलेक्ट है, उसका जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसके कई रूप हैं। बुद्धि अलग है, चित्त अलग है। बुद्धि की दर्जनों परिभाषाएं प्रचलन में है। बुद्धि है, मनीषा है, विवेक है, ये सब एक ही नहीं है, अलग चीजें हैं। कहने का मेरे आशय यह है कि जयशंकर प्रसाद की कविता को आधुनिक यूरोपीय अर्थ में कहना मुश्किल है। अंग्रेज आए, यहाँ एक खास तरह का जो है व्यवधान उत्पन्न किया देश में। व्यवधान के बाद चीजें अस्त व्यस्त हुई, कुछ नई चीजें लाए वो, और नई चीजों के बीच में हमने अपने को नए सिरे से सहेजा। इस सहेजने के क्रम में हमारी कुछ चीजें पुराने से अलग हो गई, पुराने से पृथक हो गई, या नए रूप आकार में प्रस्तुत हुई। इस कारण अगर कोई कहना चाहे तो हम आधुनिक हो गए। इसीलिए हिंदी में कहा जाता है कि हिंदी के पहले बौद्धिक कवि के। और अगर आपको इस बात पर, मेरे कथन पर भरोसा ना हो, तो अग्नि की कविताएं, तो 45 के बाद वाली आरंभिक कविताएं तो उनकी भी जरा इसी तरह की हैं, और 60 के बाद की कविताएं भी अलग तरह की हैं। तो तार सप्तक से लेकर आंगन के पार द्वार से पहले की जो कविताएं, उन्हीं कविताओं के आधार पर उनको एक बौद्धिक कवि कह पाएंगे। जिस तरह आस्था की तरफ वो झुकते गए, अध्यात्म की तरफ झुकते गए हैं बाद में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार वगैरह में, तो आप देखेंगे कि एक भिन्न प्रकार के कवि से परिचय होता है। तार सप्तक से पहले देखेंगे तो भी एक खास तरह का कवि है, लगता है वो कि जयशंकर प्रसाद का ही वो रिश्तेदार है, वंशज है। उसी प्रकार की रोमांटिक भावबोध की प्रेम कविताएं हैं। तो मेरा ये कहना है कि तुलनात्मक साहित्य या बोध या विवेक, तुलनात्मक साहित्य अध्ययन या विवेक पैदा करता है, या दृष्टि पैदा करता है, या आप चीजों को उनके स्वरूप में समझ पाए और उन्हें अपने बोध का हिस्सा बना पाए। इस तरह से अनेक, जितना भी है, बहुत सारे विषय हैं जिन विषयों को लेकर के आप काम कर सकते हैं। साहित्य के इतिहास में एक विषय होता है, इसी आधार पर इसकी कई शाखाएं तुलनात्मक साहित्य की बन गई हैं, जो मैंने पहले आयाम
एक विद्या है हिस्टोरियोग्राफी, जहाँ इतिहास का इस तरह से इतिहास का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि इतिहास में उन्हीं कोटियों के आधार पर या कुछ और नई कोटियां भी निकल सकती हैं। तो हिस्टोरियोग्राफी इसको कहते हैं वो लोग, जहाँ विधाओं का, काव्य रूपों का बदलाव है, उनका रूपांतरण है, उनका अध्ययन करते हैं, वो जेनोलॉजी कहलाती है, जेनर्स की स्टडी होती है। जहाँ थीम्स हैं, कथ्य हैं, मोटिव्स हैं, इनका अध्ययन होता है, उसको थीमेटोलॉजी कहते हैं। तीसरी ब्रांच हो गई। चौथी रिसेप्शन स्टडीज है, जिसमें अभिकरण, हम प्रभाव ग्रहण करने की बात करते हैं। पांचवा कंपैरेटिव पोएटिक्स हमने कहा, तुलनात्मक काव्यशास्त्र भी। उदाहरण के लिए मैं तुलनात्मक काव्यशास्त्र की बात करूं तो आप सबने पाश्चात्य काव्यशास्त्र में एक विचार पढ़ा होगा टी.एस. इलियट का, कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पर्सनैलिटी, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। भारतीय आचार्यों ने साधारणीकरण की बात की और हम लोगों के एक आधुनिक कवि, मार्क्सवादी विचारधारा से बहुत गहरे संबद्ध और उससे सन्नद्ध कवि मुक्तिबोध ने कला के 3 क्षणों की चर्चा की। तीसरा क्षण जब सर्जना होती, तो साधारणीकरण, निर्वैयक्तिकता और कला के 3 क्षण या कला का तीसरा क्षण, ये तीनों चीजें उसी काव्य प्रक्रिया को, रचना प्रक्रिया को हमारे सामने उद्घाटित करती हैं, जिससे कोई काव्य संवेदन, रचनाकार का संवेदन, अनुभव संवेदन काव्य संवेदन बनता है। काव्य संवेदन का अर्थ ही होता है कि वह जो उसका उपभोक्ता है, जो वह उसका लक्ष्यभूत है, वह उसको वैसा ही प्रभाव, उस पर वैसा प्रभाव। कला के तीसरे क्षण, तीनों क्षणों की व्याख्या मुक्तिबोध की अलग ढंग से, साधारणीकरण की व्याख्या दार्शनिक आधार पर है, प्राचीन भारतीय दार्शनिक दृष्टि जो है उसके आधार पर है। भट्टनायक ने उसको व्याख्यायित किया था सांख्य दर्शन के आधार पर, और बाद में शैवाद्वैतियों ने अपने ढंग से, अभिनव गुप्ता ने उसकी व्याख्या की। और इलियट का पर्सनालिटी का जो सिद्धांत है, निर्वैयक्तिकता का, वो आधुनिक चिंतन की जमीन से उठा है। लेकिन तीनों काव्य की रचना प्रक्रिया, अनुभव प्राप्त होने और अनुभव संवेदन जो रचनाकार का है, उस प्रगाढ़ अनुभव संवेदन को अपने पाठक के, अपने श्रोता के प्रगाढ़ अनुभव संवेदन का हिस्सा बनाने की प्रोसेसिंग है। उसमें क्या घटता जुड़ता बढ़ता है, इस पर बात मैं नहीं कर रहा अभी। तो इसका अध्ययन अगर आप करेंगे, तुलनात्मक साहित्य होगा, तुलनात्मक काव्यशास्त्र होगा। और रोचक बात है, आप पोएटिक्स जानते होंगे, एक अंग्रेजी में जैसे काव्यशास्त्र हिंदी में कह देते हैं, अंग्रेजी में एक एस्थेटिक्स नाम की चीज आप जानते होंगे, हिंदी में सौंदर्य शास्त्र कह देते हैं। अब सौंदर्य शास्त्र का विचार, एस्थेटिक्स का विचार जो पश्चिम में उपजा, मूलतः वो इंद्रिय बोध पर आधारित है। काव्यशास्त्र केवल इंद्रिय बोध पर आधारित नहीं, इंद्रियातीत भी शामिल है। तो भारत में जो काव्य चिंतन है, वह केवल एस्थेटिक्स कैसे हो सकता है? हमारे बड़े प्रतिष्ठित और हम सबके परम आदरणीय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसीलिए उसको लालित्य तत्व कहना शुरू किया था और एक लालित्य शास्त्र विकसित करने की प्रक्रिया में थे। दिवंगत होने के कारण कार्य अधूरा रहा, लेकिन अधिकांश उन्होंने काम पूरा कर दी। लालित्य नाम से उनके ऐसे लेखों का संग्रह प्रकाशित भी हुआ है। तो उन्होंने तर्कसंगत तरीके से, और कई लोगों ने प्रस्ताव किया कि उसे लालित्य शास्त्र कहना चाहिए। हमारे अग्रज प्रोफेसर उदय कुमार सिंह ने भी इस लालित्य शास्त्र कहे जाने की वकालत की थी। दुर्भाग्य से कम उम्र में अभी उनका देहांत हुआ। और तुलनात्मक साहित्य, तुलनात्मक भारतीय साहित्य के क्षेत्र में जो एक गहरी पैठ और समझ रखने वाले आचार्य थे उदय कुमार सिंह, जिन्होंने काफी लिखा भी, काफी काम भी किया और भारतीय साहित्य संदर्भों को, खासकर तुलनात्मक काव्यशास्त्र के संदर्भों को बहुत अच्छे तरीके से हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, आचार्य वो अंग्रेजी के थे लेकिन अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में बहुत अच्छे तरीके से किया था।
कहना ये था कि इस तरह आप देखें तो ये सवाल आपके सामने रिसर्च का हो सकता है कि ये जो सौंदर्य शास्त्र और काव्य शास्त्र है, क्योंकि काव्य शास्त्र के साथ बहुत पुरानी परिभाषा अगर आप लेंगे, तो कवि को सृष्टा कहा गया है, वो ब्रह्मा है अपनी सृष्टि का। तो अगर सृष्टा के तौर पर, निर्माता के तौर पर देखेंगे, तब तो काव्य शास्त्र का अर्थ सब कुछ हो जाएगा। अन्यथा जो बाद में कविता का अर्थ हुआ कि जो शब्दों में रचा जाता है, जिसे बाद में साहित्य कहा गया, अगर वहां तक आप उसका अर्थ सीमित करेंगे तो काव्य शास्त्र तो केवल कविता का शास्त्र हुआ, उसमें से कलाएं बहिष्कृत हो जाएंगी। संगीत आस्वादन की प्रक्रिया नहीं विश्लेषित हो पाएगी। किसी मूर्ति को देखने के बाद जो हमारा अनुभव है, उस अनुभव को व्यक्त करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं होगा। तुलनात्मक साहित्य ने एक छठा क्षेत्र खोला है, जिसकी मैंने आपके सामने भी चर्चा की। वो छठा क्षेत्र यह है कि निर्मित के, सृजन के, सर्जन के जितने प्रकार हैं, उसका निर्माता अगर मनुष्य है और उसका अगर आस्वादक मनुष्य है, तो इन सबको समझने के लिए एक समान आधार या समान शास्त्र या समान कोटियां क्यों नहीं बन सकती? तो जैसे लताऊ शब्दों में अंतरनुशासनिकता कहते हैं, साहित्य की प्रकृति ही अंतरनुशासनिक। साहित्य का विद्यार्थी अगर सचमुच इतने आयाम के साथ, और खासकर तुलनात्मक साहित्य का विद्यार्थी इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज का विद्यार्थी होता है। निराला की कविता में संगीत बोध के बिना उसका विश्लेषण करेंगे, राम की शक्ति पूजा का कर पाएंगे क्या? या उनके जो बाद के आत्मनिवेदन के और विनय के गीत हैं उनका कर पाएंगे क्या? भक्त के जो गीत है निराला के, उनका कर पाएंगे क्या? साथ के यहाँ संगीत को बाहर करके उनकी कविता पढ़ी जाएगी क्या? मध्यकाल के कवियों के कविता में जो छंद विन्यास है, उस छंद विन्यास का जो संगीत है, उसका जो लय है, उसे छोड़कर कोई कविता पढ़ेगा क्या? समझेगा? ये संभव नहीं हो सकता। तो इसलिए यह अंतरनुशासनिकता जिसे कहते हैं, ये एक छठा आयाम है तुलनात्मक साहित्य का, जो एक बड़ा संसार तुलनात्मक साहित्य के विद्यार्थी के लिए खोलता है। और एक सातवें क्षेत्र की ओर मैं और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसे मीडिया स्टडीज कहते हैं। सारी जद्दोजहद माध्यम की ही तो थी, प्रगाढ़ अनुभव संवेदन भी था, उस प्रगाढ़ अनुभव संवेदन का सहभोक्ता भी था, जिसे भारतीय आचार्यों ने सहृदय कहा। लेकिन कैसे मेरे प्रगाढ़ संवेदन को आप तक पहुंचाया जाए, सारा संकट, सारी समस्या, सारी जद्दोजहद इसी बात की थी। किसी ने पत्थर और छेनी का सहारा लिया, किसी ने कैनवास और तुलिका का सहारा लिया, किसी ने शब्दों का सहारा लिया, और जितने रूप हैं उनका सहारा लिया गया। अब एक नया माध्यम आपके सामने प्रौद्योगिकी ने उपस्थित किया, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का। ये जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का संसार है, सिनेमा है, मीडिया स्टडीज में जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म कहते हैं या इधर की नई पत्रकारिता कहते हैं, और सिनेमा दोनों आता है। तो यह पूरा संसार है। आप यही देख डालें कि हिंदी की कौन कौन सी रचनाएं हैं जिन पर फिल्में बनी हैं। फिल्मों में रुचि होगी आप में से बहुतों की, और देखें कि टेक्स्ट में जो शब्द माध्यम में जो रचना थी, वह इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में जब संक्रांत हुई, ले जाई गई, फिल्म बनी, तो क्या हुआ उसके साथ? और जो हुआ वो क्या था?
और कैसे हुआ, उसको करने के साधन क्या थे। यानी फिल्म का अनुभव नहीं बताना, फिल्म की प्रोसेसिंग देखनी है कि कैसे शब्द को रिप्लेस करने वाला जो माध्यम था उसने और क्या क्या रिप्लेस किया। कई ऐसी फिल्में हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी मूल रचना से बहुत अच्छी बनी, रचना का अर्थपूर्ण थी, और बहुतों के बारे में कहा गया कि फिल्म न बनी होती तो रचना के गौरव और बढ़ा रहता, यानी उसका गौरव घटाने वाली फिल्म। केवल माध्यम से नहीं होता, कर्ता से होता है, कवि से होता है, सृष्टा से होता है, लेकिन माध्यम के बदलने से भी बहुत सारी चीजें। इसीलिए तुलनात्मक साहित्य इतिहास और परंपरा का भी अध्ययन करता है। तुलनात्मक साहित्य हमारे कथ्य और मोटिव का, थीम्स और मोटिव्स का भी अध्ययन करता है। वो उन रूपों का अध्ययन करता है जिनमें चीजें ढलकर हमारे सामने आती हैं, उपन्यास, कहानी वगैरह वगैरह। वो उन प्रभावों का, जिन प्रभावों के कारण चीजें बनती बिगड़ती हैं और जैसी मूल अनुभव में आई हैं उससे अलग हो जाती हैं, उनका अध्ययन करता है। इनको अध्ययन करने के जो पैरामीटर्स हैं, शास्त्र हैं, उनका अध्ययन करता है। मनुष्य की अन्य निर्मितियां जो साहित्य के अतिरिक्त हैं, उन निर्मितियों के अध्ययन का और साहित्य के अध्ययन का आधार एक रहे, उसकी चिंता करता है। और प्रौद्योगिकी ने जो चुनौतियां उपस्थित की हैं उनकी भी चिंता करता है। तो इसलिए तुलनात्मक साहित्य अध्ययन के आयाम दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं। और आप ये नहीं कह सकते कि आपके अध्ययन क्षेत्र के दायरे में कोई विषय, कम से कम मानविकी का, कला का, प्रौद्योगिकी का, भाषा साहित्य का जो विस्तार है वो समूचा विस्तार आपका संसार है, तुलनात्मक साहित्य के विद्यार्थी का संसार है, उसके पिता का शोधार्थी का संसार है। तो एक सरल बात जो मैंने छोड़ रखी थी अभी तक, आखिर में आपसे कहता हूँ कि जैसे आप हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हैं, वैसे ही जब तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन आप करेंगे तो एकल साहित्य अध्ययन के जो आधार होते हैं और तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन के आधार नहीं, सॉरी, उपकरण, साधन, वो एक ही रहते हैं। जैसे कविता बनती किनसे है? शब्दों से। शब्द किन चीजों को व्यक्त करते हैं, किन चीजों को इस्तेमाल करते हैं? प्रतीकों को, रूपकों को, है ना, जिन्हें आप साहित्य में अलंकार कहते हैं, उन अलंकारों का उपयोग होता है, ध्वनियों का उपयोग होता है, चित्रों का उपयोग होता है ना। तो एक भाषा के साहित्य में साहित्य की निर्मित के जो उपादान है, जो साधन है, वो यही है ना। प्रतीक है, चित्र है, रूपक है, अन्य अलंकार हैं। अलंकार मूलतः साम्य वैषम्य जिन कोटियों की मैंने चर्चा की साहित्यिक अध्ययन की, वो अलंकार के प्रकार भी होते हैं। इन्हीं आधारों पर उसका तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन करते हैं। इसलिए ये घबराने की जरूरत नहीं है कि मैंने जो चर्चा आपके सामने की, हो सकता है आप में से कुछ मित्र ऐसे हो जिनके सामने तुलनात्मक साहित्य की चर्चा पहली बार आई हो। तो इसमें हमने बहुत सारी बातें समेटने की कोशिश की, बहुत सारी, एक केवल अपना जो विस्तार है वो कहाँ तक है, उस विस्तार से आपको परिचित कराने का और कुछ महत्वपूर्ण बातों को चिन्हित करने का काम आपके सामने किया। तो घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है जो नए लोग हैं, क्योंकि जो एक भाषा के साहित्य का जो अध्ययन आप करते हैं उसके जो साधन और उपकरण होते हैं, जो बनावट के औजार होते हैं, वही तुलनात्मक साहित्य अध्ययन में भी साहित्यिक अध्ययन के औजार। यानी दूसरा साहित्य, तीसरा साहित्य, चौथा, पांचवा आपने चुना है, वह भी तो किसी भाषा में रचा गया है ना, शब्द में ही न रचा गया है। बात सीधे कही गई होगी, लक्षणा में कही गई होगी, यानी रूपक में कही गई होगी, या व्यंजना में कही गई होगी, है ना, या कुछ अलंकरणों का उपयोग किया गया होगा, या कुछ चित्रों को इस्तेमाल किया गया होगा,
शब्दों से भी चित्र बनते हैं ना, तो कैनवास पर तुलिका से ही सब चित्र नहीं बनते, शब्द भी चित्र आकार लेते हैं, रूप लेते हैं। तो कहने का मेरे आशा यह है कि दोनों के उपकरण और साधन एक जैसे। ये बात मुझे अंत में आपसे कहनी थी कि तुलनात्मक साहित्य अध्ययन और एकल साहित्य अध्ययन, हम एक भाषा के साहित्य का अध्ययन करते हैं तो उसके लिए जो है एकल साहित्य अध्ययन कहते हैं। तुलनात्मक साहित्य अध्ययन के विकास में सबसे बड़ी जो बाधा है, वह बाधा भाषा की उतनी नहीं है, क्योंकि मैंने अनुवाद उसका विकल्प आपको बताया शुरुआत करने की। तो सबसे बड़ी बाधा है वह मानसिकता की। हम अपने एक सुंदर और अच्छे घर में, जिसे हम सुंदर और अच्छा मानते हैं, क्योंकि सुंदर और अच्छा सापेक्ष है, आपके सुंदर और अच्छे को दूसरा सुंदर और अच्छा कहे जरूरी नहीं, उससे सुंदर और अच्छी चीजें भी हो सकती हैं। तो आप अपने सुंदर और अच्छे घर में यानी हिंदी साहित्य के दायरे में बंद हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, यही सबसे बड़ी बाधा है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध यह है कि आज से ये तलाशना शुरू करें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं कि हम अपने घर की खिड़की खोलेंगे तो किधर से हवा आएगी, और दरवाजा खोलेंगे तो किनका स्वागत करना होगा, या कौन लोग हमारे स्वागत के लिए खड़े, इसका पता आपको तब चलेगा। तो तुलनात्मक साहित्य की शोध प्रविधि मूलतः साहित्य अध्ययन की प्रविधि से पृथक नहीं, केवल आयाम, श्रेणियां, कोटियां, आधार बदलते हैं। ये बात आपको अंत में बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए, और ये ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखें कि तुलनात्मक साहित्य के लिए बहुभाषिक होना एक बहुत अच्छी स्थिति, लेकिन न होना कोई खराब या हताश होने वाली स्थिति नहीं है। इसलिए, और जब मैं कह रहा हूं कि हताश निराश होने वाली और खराब स्थिति नहीं है, तब मैं ये बता रहा हूं कि हमारे पास अनुवाद का साधन है। ये संसार अब बहुत बड़ा हो चला है। अनुवादक पहले बहुत कम सम्मान का आदमी माना जाता था, लगता था कि थोड़ा सा सेकेंडरी किस्म का, गैर जरूरी किस्म का काम करता है। तो अब वो स्थिति बदल चुकी है, अनुवादक को सर्जक का ही दर्जा प्राप्त। जब कोई व्यक्ति, अपनी भाषा का व्यक्ति, दूसरी भाषा की रचना को अपनी भाषा में पुनः सर्जित करता है, अनुवाद करता है, तो इस अनुवादन की, अनुवाद करने की समूची जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में वो एक नई कृति की सर्जना करता है। इसके अनुवाद कर्म अब केवल उल्टा करना नहीं है कि यहाँ का माल वहां पहुंचा दिया, हिंदी का फ्रेंच में पहुंचा दिया, मलयालम का हिंदी में ला दिया, ऐसा नहीं। वह एक नई सर्जना होती है। इसलिए अनुवाद के संदर्भ में तो साहित्य के संदर्भ में, क्षमा करें, साहित्य के संदर्भ में अनुवाद की जो स्थिति है, वह अब हमारे सहचर की, मित्र की, साथी की है, हमारे साथ चलकर हमको हमारे गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करता है। तुलनात्मक साहित्य अनुशासन का समूचा ब्यौरा मैं आपके सामने नहीं रख सका, केवल उसके बारे में कुछ ऐसी चीजें बताने की कोशिश की जिससे आपको उसके उस संसार का पता चले। एक व्याख्यान में यह संभव नहीं था, इसलिए उन सीमाओं के लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आधा घंटा विलंब से सत्र आरंभ हुआ है, इसलिए मैंने थोड़ा सा समय अधिक ले लिया। 30 मिनट अभी बचे हैं, उसमें से 20 मिनट मैं चाहता हूं कि आप लोगों से बातचीत हो, आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई बात है, तो वह अपने को अनम्यूट करके हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन एक एक करके पूछें। और अंत में तुलनात्मक साहित्य अध्ययन के लिए हिंदी अंग्रेजी की, हिंदी की तो बहुत कम किताबें हैं, लेकिन अंग्रेजी में जो किताबें 4 से जरूरी किताबें हैं, अगर कोई शुरू करना चाहता है इस क्षेत्र में काम,
अनुभव करना। बहुत बड़ा संसार है और बहुत ही रोचक संसार है और आपके भीतर क्रांति बदलाव करने वाला संसार है। तो इसलिए वह जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए कुछ मैं आधारभूत पुस्तकों की ओर इंगित कर दूंगा, संकेत कर दूंगा और एक आध किताबें मैं ऐसी बता दूंगा जहाँ की बिब्लियोग्राफी आप देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों की कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासाएं हैं तो बताएं। आज जो मुझे अपनी ओर से बात कहनी थी वो मैं कह चुका। हेलो जी किसी का कोई प्रश्न है क्या सर? पूछ रहे हैं योगेंद्र सिंह कोई है, उन्होंने एक प्रश्न पूछा था। योगेंद्र सिंह आपने? जी जी सर पढ़ दें। हेलो। हाँ पूछिए पूछिए। हाँ योगेंद्र जी। सर नमस्कार। जी नमस्ते भैया। जी सर आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? हाँ सुन पा रहे हैं। हाँ जी जी सुन रहे हैं। जी सर मैं सर ये जानना चाह रहा था कि जी विशेष पुस्तकें हिंदी भाषा में यदि कोई है तो। दोबारा पूछिए, आपकी आवाज साफ नहीं आई। आप योगेंद्र सिंह आप दोबारा पूछिए। शायद हिंदी में किताबें पूछी हैं आपने। जी सर, तुलनात्मक साहित्य पर सैद्धांतिकी की कोई किताबें, सैद्धांतिकी को समझने के लिए सर। हाँ दरअसल हिंदी में किताबों का बड़ा अभाव है। कुछ प्रयास हो रहे हैं लेकिन अभी जब तक परिणाम ना आए मैं क्या कहूँ। लेकिन बहुत पुरानी एक किताब तुलनात्मक साहित्य की भूमिका नाम से थी डॉक्टर इंद्रनाथ चौधरी की। जी सर। उसके आधे हिस्से में कुछ सैद्धांतिक चर्चाएं हैं जी सर। और दूसरी एक सेमिनार के पेपर्स थे डॉक्टर नगेंद्र की अध्यक्षता में दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ था। तो वो किताब तुलनात्मक साहित्य नाम से छपी थी। जी सर धन्यवाद सर। और तीसरी किताब एक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ने प्रकाशित की है। मेरे ही संपादन में वो प्रकाशित हुई है राजकमल प्रकाशन से। जी सर। तो वो तीसरी किताब आप देख सकते हैं। चौथी कोई व्यवस्थित किताब नहीं है, अलग अलग पक्षों पर किसी ने कहीं कुछ लिखा है, फुटकर तो है, लेकिन इस दिशा में हम लोग व्यवस्थित प्रयत्न कर रहे हैं। बल्कि अंग्रेजी की जो मूल किताबें हैं उनको हिंदी में लाने के लिए हमारा विश्वविद्यालय काम कर रहा है। अभी कंपैरेटिव लिटरेचर की जो पहली किताब है चंपास्पेट की कंपैरेटिव लिटरेचर, उसका अनुवाद हम कराने की प्रक्रिया में है। जी सर धन्यवाद सर। और कुछ और किताबें भी भविष्य में हम अनुदित कराएंगे। तो मूलतः अभी मैं आपको 3 किताबें रिकमेंड करता हूँ। इंद्रनाथ चौधरी की तुलनात्मक साहित्य की भूमिका नाम से छपी थी पहले दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से। जी सर। और वही किताब वहां से आउट ऑफ प्रिंट होने के बाद अब वो तुलनात्मक साहित्य भारतीय परिप्रेक्ष्य नाम से छप गई है वाणी प्रकाशन दिल्ली से। जी सर। उसमें कुछ उन्होंने अपने व्यावहारिक निबंध 4-5 और जोड़ दिए हैं तो थोड़ा सा आकार भी बढ़ गया है। जी सर। तीसरी किताब कुछ आधारभूत बातों को समझने के लिए, पृष्ठभूमि समझने के लिए डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में तुलनात्मक साहित्य नाम की किताब छपी थी नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से। और हमारी पुस्तक तुलनात्मक साहित्य सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य नाम है इस किताब का। जी सर। ये किताब प्रकाशित हुई है राजकमल प्रकाशन दिल्ली से, हमारे विश्वविद्यालय की ओर से। जी सर। तो ये 3 किताबें संपादक के रूप में, क्योंकि मेरे नाम से आप परिचित हो रहे हैं तो दोहराने की जरूरत नहीं है, तो मेरे ही संपादन में किताब छपी थी। अभी ये किताबें हैं और ये जो हमारी किताब है इस किताब की बिब्लियोग्राफी अगर आप पढ़ेंगे तो हमने आपके पढ़ने के लिए, फर्दर रीडिंग के लिए ही बिब्लियोग्राफी दी है, बहुत विस्तार से बिब्लियोग्राफी नहीं दी है। जैसे कि 12, 15, 18 पन्ने की बिब्लियोग्राफी दे दें और वो आपको ढूंढे न मिले, तो वो किताबें जो उपलब्ध हैं और जो फर्दर रीडिंग्स में आती हैं आपको पढ़नी चाहिए वो इसमें है। एक और जानकारी इसमें आपको मैं दे दूं, अन्य जो सामग्री है आप लोग देखेंगे आपके काम की हो सकता है हो। जी जी। इस किताब के अंतिम खंड में हमने 5 जो कंपैरेटिव लिटरेचर के गैर भारतीय स्कूल्स हैं, जी सर, उनकी जो आधार पुस्तकें हैं, एस.एस. प्रौर की है, सुसान बसनेट की है, राजीव विलियम की है, तो इन 5 किताबों की एक समीक्षा हिंदी में छपवाई है।
जी सर। जिससे उन अंग्रेजी किताबों में क्या लिखा गया है इसका परिचय आपको हो जाए। जी सर। जो लोग अंग्रेजी में पढ़ाई कर सकते हैं उनके लिए वे मूल किताबें हैं, उनके रेफरेंस हैं, उन किताबें उपलब्ध होती हैं। जी सर। एक और जानकारी हम आपको दे दें कि इस दिशा में कभी कभी कुछ कुछ काम करता रहता है एक भारतीय तुलनात्मक साहित्य संघ कह लीजिए, कंपैरेटिव लिटरेचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया नाम की संस्था है। इसका एक अंतर्राष्ट्रीय वर्जन भी है, इकला नाम से, इंटरनेशनल कंपैरेटिव लिटरेचर एसोसिएशन। तो ये लोग कुछ प्रयास करते रहते हैं, लेकिन सबसे प्रभावी जो काम है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो इकला है, अमेरिकन कंपैरेटिव लिटरेचर एसोसिएशन, वो करता है। और सन 65 से लेकर के अब तक हर 10 साल पर वो कंपैरेटिव लिटरेचर जो डिसिप्लिन है वो कैसे विकसित हो रहा है, कैसे किन दिशाओं में जा रहा है, कौन सी नई चीजें पैदा हो रही हैं, उन पर एक नॉलेज रिपोर्ट पेश करते हैं। तो उनमें से चार्ल्स बर्नीमर की जो चौथी रिपोर्ट है 1993 में आई थी, उसमें पिछली रिपोर्टों का भी ब्यौरा है तो चार्ल्स बर्नीमर की, और उसके बाद में 2003 में जो रिपोर्ट आई उन रिपोर्टों का ब्यौरा भी इस किताब में छपा है। तो इसलिए आपके लिए एक मार्गदर्शक पुस्तक के तौर पर ये तैयार की गई थी और विश्वविद्यालय के ढांचे में ही तैयार की गई थी। ये अनेक मित्रों के सहयोग से तैयार हुई है, तो एक जो टेक्स्ट बुक होती है उस टेक्स्ट बुक जैसी नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक अध्ययन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त मार्गदर्शक किताब वो हिंदी में कह सकते हैं, तो हमारे विश्वविद्यालय ने तैयार कराई थी एक समय। जी सर, धन्यवाद सर। जी। और किसी के पास कोई जिज्ञासा प्रश्न है तो रखिए। सर नमस्ते। जी। सर मेरा नाम सौम्या पांडे है। सर आपने तुलनात्मक साहित्य के 5 आयाम बताए, इतिहास और परंपरा, काव्य रूप, अध्ययन की प्रविधियां, एक रचनाकार का दूसरे रचनाकार का पर प्रभाव, लेकिन सर जो तीसरा था आयाम, वो आयाम से स्पष्ट नहीं हो पाया। सर वो तीसरा आयाम एक बार संक्षेप में फिर से बता दें। ठीक है, इतिहास और परंपरा है, दूसरा काव्य रूप है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, इनका कोई क्रम नहीं है बेटा। जी जी। ऐसा नहीं है कि हमने जिसको 2 नंबर पर कहा वो 2 पर ही रहे, आगे पीछे के क्रम में याद कर सकते हैं। ये आयाम है तुलनात्मक साहित्य अध्ययन के। जी। तो हाँ, और वो चूंकि उनकी कोई ज्योग्राफिकल स्थिति तो है नहीं कि हम तय करें कि किस क्रम में आएंगे, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर में। जी। एब्स्ट्रैक्ट है कॉन्सेप्ट, तो इसलिए आप उनको किसी भी क्रम में देख सकते हैं। इतिहास और परंपरा है, दूसरा काव्य रूप शास्त्र है, विधा शास्त्र भी लोग कहते हैं, अंग्रेजी में जेनोलॉजी टर्म इसके लिए है, जिसमें काव्य प्रकार आपके आते हैं, काव्य की विधाएं, कहानी, उपन्यास, है ना, ये विधा क्या है, कैसे बनती है, कहाँ उद्भूत हुई, दूसरी जगह फिर कैसे हुआ, दूसरे में फर्क क्या है, इन तमाम सारी चीजों का अध्ययन ये करती है। और तीसरा जो मैंने कहा था वो थीमेटोलॉजी है, वो थीम्स का अध्ययन करती है। दरअसल साहित्य रचा जिस प्रयोजन के लिए जाता है, यानी जो कथ्य होता है ना रचनाकार का, जो कहना चाहता है अपनी रचना में जी, उस कथ्य के अध्ययन का जो व्यवस्थित तंत्र है उसको थीमेटोलॉजी कहते हैं। तो उसको कुछ लोगों ने अध्ययन शास्त्र और अलग अलग इस तरह से नामों से अभी हिंदी में कहना शुरू किया है। हिंदी में चूंकि जब हम लोग काम करना शुरू करेंगे तो हम ही लोगों के नामकरण भी करने हैं। अभी और तमाम सारे पद हैं जिनके हिंदी पर्याय ठीक से बने नहीं है। जी। रिसेप्शन स्टडीज है, अब एक ग्रहण, जिसमें हम दूसरे से ग्रहण करते हैं और बदले में दूसरे पर प्रभाव भी डालते हैं। इंटरफ्लुएंस टर्म का प्रयोग मैंने इसी को स्पष्ट करने के लिए किया था कि रिसेप्शन बेसिकली इंटरफ्लुएंस होता है, दो तरफा प्रभाव वाला होता है, एक प्रभाव डालता है, एक पर पड़ता है, यानी एक ग्रहण करता है और एक जो प्रभाव डालने वाला होता है। और पांचवा जो हमने कहा था वो तुलनात्मक काव्यशास्त्र का था। साहित्य अध्ययन के जो पैरामीटर्स हैं, जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उनका अध्ययन जो तुलनात्मक काव्यशास्त्र में करते हैं। और फिर हम आगे और बढ़े थे छठे की तरफ बाद में। जी जी। अनुशासनिक अध्ययनों को समेटा था, खास करके जो मानव निर्मितियां हैं, मानविकी के विषय हैं, यानी साहित्य कलाएं मुख्यतः, और
आगे फिर हमने 7वां एक आयाम मीडिया स्टडीज का, जिसमें सिनेमा और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आते हैं। जी। तो ये अभी आज की जो अद्यतन स्थिति तुलनात्मक साहित्य अनुशासन की है, उसमें ये 7 आयाम विकसित हो चुके हैं, इनमें काम करने लगे हैं लोग, इनकी व्याख्या, परिभाषा और इनके तमाम तरह के अध्ययन सामने आए। भारत के संदर्भ में इनमें स्थितियां बहुत अभी संतोषजनक या कह लीजिए प्रसन्नता वाली नहीं है। कुछ लोग निजी उद्यमों से काम कर रहे हैं। अब आह्वान आप ही लोगों का है, आप में से जो लोग हिंदी के अलावा एक भाषा, मान लीजिए उत्तर भारत में ही पढ़े हैं तो अंग्रेजी जानते हैं, या संस्कृत अच्छी तरह से जानते हैं, कम जानते हैं तो सीख और सकते हैं, या भारत की कोई और दूसरी भाषा जानते हैं, तो तुलनात्मक साहित्य को विकसित करना संभव हो पाएगा, ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। अन्यथा मैंने एक दो वैकल्पिक रास्ता बताया, बाईपास बताया, वो अनुवाद का। अनुवाद के सहारे भी तुलनात्मक साहित्य की दिशा में काम चल सकता है। अनुवाद के माध्यम से तुलनात्मक साहित्य अध्ययन में बाधा एक ही होती है बेटा, वो बाधा होती है रचना के कलात्मक उत्कर्ष का जो आकलन होता है ना, कौन सा कलाकार कितना बड़ा है, उसकी कला में कितना उत्कर्ष तक वो पहुंचा है, कितने उत्कर्ष तक पहुंचा है, इसका अध्ययन करने के लिए भाषा जानना जरूरी है। वो अनुवाद से नहीं होता, एक पक्ष अनुवाद से छूटता है तुलनात्मक साहित्य का। लेकिन जिन 7 पक्षों की मैंने पहले आपसे चर्चा की, वे 7 पक्ष अनुवाद के सहारे भी हो सकते हैं। जी हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्ते भैया। सर मेरा नाम संजीव कुमार है। सर मेरा एक प्रश्न है कि शोध में क्या तुलनात्मक साहित्य का विषय अन्य जो विषय है उससे विस्तृत होगा? जी, शोध में क्या तुलनात्मक साहित्य का जो विषय है वो अन्य विषयों से विस्तृत होगा? अन्य विषयों से विस्तृत? हाँ, विस्तृत होगा सर। नहीं, ये विस्तृत मतलब आकार से मतलब है आपका, या क्या? मैं ठीक से समझा नहीं प्रश्न आपका। सर 2 कवि या लेखक यदि हम उनकी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उसके जो विषय है विस्तृत होगा या अन्य जो टॉपिक है कोई तुलनात्मक साहित्य अध्ययन होगा तो जो मैंने अभी आपको 7 आयाम बताए, हाँ, एक शोध कार्य में एक ही आयाम पर अध्ययन हो सकता है, चाहे आप थीम पर करें, चाहे जनर पर करें, चाहे लिटरेरी हिस्ट्री पर करें, है ना, चाहे रिसेप्शन पर करें, चाहे अगर कोई संदर्भ सिनेमा मीडिया का है तो उसके साथ करें, जो करेंगे इसी आयाम पर एक पर करना पड़ेगा। फोकस होता है तुलनात्मक साहित्य की एक खास बात यही है कि वो साहित्य के उन बुनियादी घटकों में से किसी एक का उत्तर देता है एक अध्ययन में। अनेक को एक साथ रख करके जब आप करेंगे तो जनरल स्टडी हो जाएगी, फिर तो कुछ उससे निकल कर आएगा नहीं जी। तो इसलिए वह मतलब बहुत केंद्रित इंटेंसिव स्टडी ही उसमें की जाती है तुलनात्मक साहित्य में। जी, थैंक यू सर। सर नमस्ते सर, मैं अनीता बात कर रही हूँ। हाँ सर, जब कभी हम एकल साहित्य या तुलनात्मक साहित्य लिखते हैं तो हमें किन किन चुनौतियों से होकर गुजरना पड़ता है सर? बेटा, एकल साहित्य से अगर आप तुलनात्मक साहित्य की ओर बढ़ेंगे, पहले तो एक सवाल आपके सामने ये है कि तुलनात्मक साहित्य के लिए आप चुनाव किसका करें। साहित्य, एक जो सहचर साहित्य हैं वो कौन से हैं आपके, जी सर, है ना, उनसे परिचय आपका कैसा है। तो पहला काम तो आपको यही करना होगा कि उस साहित्य के इतिहास का आपको अर्जित करना चाहिए। और दूसरा जो आपके सामने चैलेंज होता है वो भाषा का होता है। हाँ, बहुत स्पष्ट होना चाहिए हमें कि हम भाषा जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सीखेंगे क्या? संभव है कि भाषा सीखने की अवधि दूसरी भाषा के रूप में जब भाषा आप सीखते हैं तो 6 महीने की अवधि पर्याप्त होती है इंटेंसिव स्टडी। और तीसरा ये है कि क्या आप अनुवाद के सहारे जाना चाहते हैं, ये निष्कर्ष आपके सामने स्पष्ट होने चाहिए। तुलनात्मक साहित्य में आपको जाने में क्योंकि जब तक आप उस साहित्य के बारे में कुछ जानेंगे नहीं तब तक आप अपने लक्ष्य का संधान नहीं कर पाएंगे बेटा। जी सर, जी सर।
सर एक मानसिकता जो बाधा आपने बताई थी सर, उससे क्या अभिप्राय है? जैसे कि हम लोग उत्तर भारत के सैकड़ों विश्वविद्यालय हैं, हजारों कॉलेज हैं जहाँ एमए की पढ़ाई होती है। वहाँ एक सुविधा का रास्ता हमने अपना लिया है कि हमको संस्कृत विभाग की तरफ भागना नहीं है, अंग्रेजी वालों से बात नहीं करनी है, उर्दू का, फारसी का या राजस्थानी का या और किसी भाषा का कोई विभाग है, कहीं पढ़ाई होती है, उनसे किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रखना। हमारा साहित्य महान है और हम महान हैं और हम एक अच्छे महान साहित्य की परंपरा के देता है, इतना काफी। ये मनोवृत्ति है हिंदी वालों की, खास करके उत्तर भारतीय साहित्य विभागों के विद्यार्थियों की, कि विद्यार्थी जब कह रहा हूँ तो मैं अध्यापक उससे शामिल है, क्योंकि अध्यापक सनातन विद्यार्थी होता है, सदैव उसे विद्यार्थी रहना पड़ता है, नहीं तो अध्यापक नहीं रहता। तो वे लोग क्या करते हैं कि अपने उसी संसार में कभी ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि निराला अगर पढ़ रहे हैं तो तमिल में भारतीय दर्शन भी हुए हैं, ठीक है ना। तो भारतीय दर्शन की तरफ नहीं देखना है, तमिल की तरफ नहीं देखना है, बहुत झंझट है। तो एक तो कंफर्ट जोन बेटा हम विकसित करते हैं ना मानसिक स्तर पर अपने अध्ययन के लिए, है ना। उसके बाहर जाना ही नहीं है, नहीं जानते हैं तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये कहना है कि तुलनात्मक साहित्य आपके सामने हुए अपार संभावनाएं उद्घाटित करता है, जिससे आप अपनी जमीन से ऊपर उठकर और ज्यादा बड़ी दुनिया को, एक ऊंचे आसमान में जाकर के ज्यादा बड़ी दुनिया को देख सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर आप धरती पर एक पॉइंट पर खड़े हैं तो आपकी दृष्टि की सीमा है ना बेटा, आप 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर परिधि होगी आपकी आंखों की, लेकिन जब आप आसमान में जाते हैं तो आपकी परिधि, ऊंचाई पर जाते हैं तो आपकी परिधि बढ़ती है, आपकी दृष्टि का विस्तार होता है, आप ज्यादा देखते हैं। तो ये जो ज्यादा न देखने के लिए अपने को अपने एक भाषा के साहित्य पढ़ने में बंद रख लेने की जो प्रवृत्ति है, वह उसी मानसिक वृत्ति से मुक्त होने की बात बनेगी। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मेरे ख्याल से प्रश्न संपन्न हो गए बच्चों के। अब जी सर, जी बहुत धन्यवाद सर। और ये पूरे ही हो गए 2 घंटे, हम लोग जब आपको ज्वाइन करा पाए थे तब से आप पूरा हाँ समय आप मैंने इस बात का ध्यान रखा था, बीच में घड़ी देखता रहा था कि आपके आदेश का मैं पूरा पालन करूं। जी 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 जी, बहुत आभार, बहुत आभार। अब हम लोग फिर किसी और के एक साथ एक आपका जो अपना सिस्टम है वो अपनी जगह पर है। मैं इन विद्यार्थियों से अगर आपकी अनुमति हो तो एक मैं ये फीडबैक जानना चाहता हूं कि तुलनात्मक साहित्य ज्ञानानुशासन से आप परिचित थे तो अच्छी बात है, नहीं परिचित थे तो क्या आपको कुछ लाभ हुआ है? हाँ, मेरे पास इस समय कम से कम 50 टिप्पणियां हैं, वो मैं आपको भेजूंगा। इस समय विद्यार्थियों ने 50 टिप्पणियां लिखी हैं, वो मैं आपको भेजूंगा सर। जी 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 जी, और भी सर का जो कहना है, कोई बताना चाहता है तो इस बारे में बोल सकता है। बिल्कुल खुले तौर पर बात कर सकते हैं। मैं एक निवेदन कर लूं उससे पहले कि क्योंकि हिंदी विषय को मैंने कहा ना जिस मनोवृत्ति से मुक्त होने की बात, तो उस दिशा में हमारे विश्वविद्यालय में और संयोग से मुझे उसके नेतृत्व का अवसर मिला है। तो मैं हिंदी में तुलनात्मक साहित्य, हिंदी में अनुवाद, हिंदी में भाषा शिक्षण और हिंदी में भाषा विज्ञान, हिंदी में भाषा प्रौद्योगिकी और हिंदी में अनुवाद अध्ययन, हिंदी साहित्य के अतिरिक्त इन आयामों में, इन दिशाओं में हिंदी साहित्य को विकसित करने का जो दायित्व है वो मुझे सौंपा गया है, वो काम मैं कर रहा हूँ। और 6 प्रकार की अलग अलग एमए की उपाधियां हम लोगों ने अपने विद्या परिषद से अनुमति प्राप्त की है, उनकी विद्या परिषद ने हमको अनुमति किया है। तो वो हम नए पाठ्यक्रम लॉन्च करने जा रहे हैं। और इस सत्र से तो लोनी साहब इस कोरोना जन्य परिस्थितियों में हमने तय किया है कि पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन और मतलब ब्लेंडेड मोड में, दोनों में, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में पढ़ाई कराएंगे। जी जी जी। और दोनों तरह के प्लेटफॉर्म्स पर लाइव टीचिंग भी और दूसरे जो मूडल आदि प्लेटफॉर्म है उन पर भी अपने अध्यापकों की तैयारी करा रहे हैं। वो अपने जो अध्यापनीय सामग्री है उस सामग्री को उस पर जो है
को व्यवस्थित करें, डालें। बहुत ही बढ़िया। तो ये काम भी हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसलिए भी फीडबैक जानना चाहते हैं कि आप लोगों में इसको लेकर के कोई उत्कंठा, जिज्ञासा पैदा हुई, कोई बात नहीं समझ में आई है, कुछ चीजें रह गई होंगी या कुछ और चीजें आपको लगती होंगी, उन पर बात होती रहेगी। और ऐसे कई अवसर हैं